अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 255। अब मैं ज़रा सुल्ताना की रुदात बयान करूंगी। वो बाबा जानी के साथ महल में पहुंची तो मोहम्मद जमाल पाशा ज़रा खुश हुआ, ज़रा मायूस हुआ, क्योंकि ख्याल ही ख्याल में दोनों के हुस्न शबाब को सुबह से देखता आ रहा था। रात को अपने ऐश-कदे में किसी एक से भी महरूम नहीं रहना चाहता था। दौलत का नशा और हसीन औरत को छीनने झपटने का मज़ा ऐसा होता है कि आदमी फिर आदमी नहीं रहता, जानवर बन जाता है। मोहम्मद जमाल पाशा बड़ी इज्जत से बाबा जानी को कमरे में लेकर आया। उनके लिए एक कमरा मखसूस किया गया। उसने कहा, हजूर, ये कमरा महल के गोशे में है ताकि आपकी इबादत में खलल ना पड़े। फिर उसने सुल्ताना से कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगा। बाबा जानी ने कहा, जाओ बेटी, महल की सैर करो। सुल्ताना उसके साथ जाने लगी। महल के हर हिस्से में आराइश का इतना महंगा सामान था जिसे देखकर हैरत होती। हर सामान से दौलतमंदी का गुरूर जगमगाता था। जगह जगह हबशी गुलाम और हसीन कनीजें दिखाई दे रही थीं। जापान, अमेरिका, यूरोप और एशिया के हर मुल्क और हर शहर से हसीन तरीन लड़कियों को खरीदकर कनीज बनाकर रखा गया था। उसने कहा, तुम देख रही हो मेरे महल में कितनी हसीन औरतें हैं, लेकिन मुझे किसी में कशिश महसूस नहीं होती। सुल्ताना ने कहा, मैं नहीं मानती। चीज़ वही खरीद कर रखी जाती है जिसमें कशिश होती है और जो दिल को अच्छी लगती है। हाँ, ये तो है, ये खरीदते वक्त अच्छी लगती हैं। घर में लाकर रखो तो रफ्ता रफ्ता इनकी जाज़बियत ख़त्म हो जाती है। मिस्टर पाशा, जो चीज़ दौलत से और ताकत से हासिल हो जाती है वो अपनी कशिश खो देती है। जो ज़र से, ज़ोर से और राहगुजारी से भी हासिल ना हो, आदमी उसके लिए तड़पता है। बेशक हमारी दुनिया के बेशुमार लोग बाज़-औक़ात अपनी पसंद की चीज़ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास दौलत होती है, जबकि वो चीज़ ताकत से हासिल होती है। और कभी वो चीज़ दौलत और ताकत से भी नहीं, अक्ल से हासिल होती है। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, ताकत और जहानत। इसीलिए मैंने दुनिया की हसीन तरीन औरतों को महल में जमा किया है। अब इनसे भी ज़्यादा हसीन तरीन औरतें हैं जिन्हें तुम हासिल नहीं कर सके और ना कर सकोगे, क्योंकि वो दौलत, ताकत और जहानत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शराफत से हासिल होती हैं। बेशक मैं बताना भूल गया, मुझ में शराफत भी है। नहीं मिस्टर पाशा, आपके पास बहुत कुछ है मगर शराफत नहीं है। तुम मेरी तौहीन कर रही हो। शराफत ना होने का एक सबूत यह भी है कि आदमी सच्ची बात सुनकर तौहीन महसूस करता है। क्या ये शराफत है कि तुमने बेशुमार हसीन औरतों को अय्याशी के लिए अपने महल में कनीज़ें बनाकर रखा है? मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ। इन्हें जितनी रकम की ज़रूरत होती है मैं देता हूँ। इन्हें सोना, चांदी और रेशमी लिबास पहनाता हूँ। जाकर किसी से भी पूछ लो। यहाँ इनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी होती है। दुनिया की हर औरत की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। क्या तुम इन्हें अपने बच्चों की माँ बनने देते हो? क्या ये औरतें मुहज़्ज़ब सोसाइटी में फ़ख्र से कह सकती हैं कि ये तुम्हारी शरीके हयात हैं? नहीं मिस्टर पाशा, तुम इन्हें बहुत कुछ देते हो मगर इज्जत नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है मगर इज्जत नहीं है। वो एकदम से गरज कर बोला, यू शट अप जलील औरत, तू मुझे कह रही है कि मेरे पास इज्जत नहीं है? मैं अभी तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। उसकी गरजदार आवाज़ सुनकर कितने ही हबशी गुलाम नंगी तलवारें और राइफलें लिए दौड़ते हुए आए। वो कह रहा था, मैं अभी तक शेख अल फारस की बुजुर्गी का लिहाज कर रहा था, ख्वामख्वाह लिहाज कर रहा था। ऐसे कितने ही आलम फाजल मेरे दरवाजे पर आते हैं, डट कर खाते पीते हैं और बड़ी बड़ी रकमें नजराने के तौर पर ले जाती हैं। उसने सुल्ताना की कलाई पकड़ ली, उसे खींचता हुए ख्वाबगाह में आया। फिर उसे बिस्तर पर धक्का देते हुए बोला, तू कहती है मेरे पास इज्जत नहीं है? मैं अभी तुझे अच्छी तरह देखूंगा। तू इस ख्वाबगाह से निकलकर मेरी इज्जत करेगी। वह दरवाजे को अंदर से बंद करने गया, लेकिन बाहर निकलकर उसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसने सोचती हुई नजरों से हबशी गुलामों को देखा, फिर पूछा, मैंने दरवाजे को बाहर से क्यों बंद किया है? गुलामों ने सर को झुका लिया। वो भला क्या जवाब दे सकते थे। वो दरवाज़ा खोलकर फिर अंदर आया। गुस्से से बोला, तू क्या समझती है मैं तुझे मुआफ़ करके बाहर चला गया था? नहीं, मैं मुझ और औरत की गलती को बिस्तर पर ही मुआफ़ करता हूँ। वो दरवाजे को फिर अंदर से बंद करना चाहता था मगर बाहर चला गया। उसे बाहर से बंद करके बोला, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह तेजी से काले कुलूटे गुलाम के पास आया, फिर उसे अपने दोनों बाजुओं की गिरफ्त में लेकर बोला, आज मैं तेरी इज्जत से खेलूंगा। सुल्ताना ने उसके दिमाग को जरा ढील दी। उसने चौंक कर हबशी गुलाम को अपने बाजू में देखा, फिर उसे धक्का देते हुए बोला, अभी मेरे बाजू में वो थी, तू कैसे चला आया? वो रोते हुए बोला, मेरे आका अब ख्वाबगाह के अंदर नहीं बाहर हैं। उसने फिर चौंक कर आसपास देखा, तब पता चला कि हसीना अंदर और वो बाहर है। उसने सर खुजाते हुए कहा, ओह समझ गया, बुढ़ा शेख अल फारस अपने कमरे में बैठा मुझ पर अमल कर रहा है। मुझे दो शीज़ा के पास जाने से रोक रहा है। पहले मुझे रास्ते की दीवार गिराना होगी। वो मुसल्ला गुलामों को लेकर बाबा जानी के कमरे की तरफ जाने लगा। वो आगे था, गुलाम पीछे। एक फौज के कमांडर की तरह गुलामों को पीछे लिए जा रहा था। महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने के बाद वह दरवाजे पर पहुंचकर बोला, शेख अल फारस, शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरे महल में आने वालों की लाशें इस तरह गायब होती हैं कि पुलिस के फरिश्तों को भी उनका सुराग नहीं मिलता। फिर उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर कहा,
अगर तुम मुझे उस हसीना की जवानी से खेलने दो और मुझ पर अमल ना करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। एक गुलाम ने कहा, मेरे आका, जान की अमान चाहता हूँ, आप टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए हैं और टॉयलेट के आने में खुद को देखकर बोल रहे हैं। सुल्ताना ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो गुस्से से बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? हम हुक्म के बंदे हैं। आप आगे थे, हम पीछे थे। आप जहाँ ले आए हम चले आए। अब तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे रहूंगा। मुझे उससे शेख के कमरे में पहुंचाओ। इस बार गुलाम आगे चलने लगे। सुल्ताना परेशान हो गई, क्योंकि वो एक वक्त में किसी एक ही गुलाम के दिमाग में जाकर उसे रोक सकती थी। एक को रोकती तो बाकी बाबा जानी के कमरे में अपने आका को पहुंचा देते। वह बाबा जानी को खतरे से आगाह करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज करना चाहती थी। उसी वक्त अपने अंदर उनकी आवाज़ सुनाई दी, बेटी मेरी फिक्र न करो। टेलीपैथी एक महदूद इल्म है और रूहानियत की कोई हद नहीं है। पाशा के दिमाग में रहकर देखो, अल्लाह ताला अपनी इबादत और रियाजत करने वाले नाचीज़ बंदों को रूहानियत के किस मुकाम पर पहुंचाता है। सुल्ताना ने जमाल पाशा के दिमाग में रहकर देखा। गुलाम आगे जा रहे थे, वो पीछे पीछे था। वह सबके सब महल के अंदर चलते जा रहे थे, एक एक के कमरे के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन वो कमरा नहीं मिल रहा था जहां बाबा जानी इबादत में मसरूफ थे। आखिर मोहम्मद जमाल पाशा चलते चलते थक गया। एक जगह बैठकर बोला, वो कमरा कहाँ है? उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर वो कमरा महल के गोशे में था, मैं इतनी देर से तलाश कर रहा हूँ। तमाम कमरे नजर आ रहे हैं, वो ये कमरा दिखाई नहीं दे रहा है। पाशा ने कहा, इतना बड़ा कमरा कैसे गायब हो जाएगा? कमरे के अंदर रहने वाला शेख किसी अमल से रूपोश हो सकता है, पूरा कमरा नजरों से ओझल नहीं हो सकता। सर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, हमें अच्छाई और सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। वो हमारे बहुत बड़े दीनी बुजुर्ग। और वो डांट कर बोला, शट अप। मेरे महल से आज तक किसी ने एक छोटी सी चीज चुराने की जरूरत नहीं की। आज हमारी आंखों के सामने से इतना बड़ा कमरा चोरी हो गया है। वह शेख उस कमरे के साथ कहाँ जाएगा? कान लगाकर सुनो, हल्की सी आहट भी सुनाई दे तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ छुपा हुआ है। उसकी बात खत्म होते ही बाबा जानी की आवाज़ सुनाई दी। पाशा उछलकर खड़ा हो गया। वो कहीं कलाम पाक की तलावत कर रहे थे। पाशा ने एक तरफ उंगली उठाकर कहा, उधर से आवाज़ आ रही है। सेक्रेटरी ने कहा, नहीं सर, इधर से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तुम इधर जाओ और मैं उधर जाता हूँ। वह मुख्तलिफ सिमतों में गए। जहां से आवाज़ आ रही थी वहां गए तो पता चला कुछ और आगे किसी कमरे में तलावत हो रही है। वो कुछ और आगे गए, एक एक कमरे के अंदर झांक कर देखा। आवाज़ बिल्कुल ही करीब थी, लेकिन तलावत करने वाली वो बुजुर्ग हस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। महल में अजीब सी अफरा तफरी फैल गई थी। जिसे देखो वही अपने आका के साथ भागता फिर रहा था। हर जगह यही लगता था कि अब आवाज़ के करीब पहुंच गई हैं। उसने वो कमरा भी खोल कर देखा जिसमें सुल्ताना को बंद किया गया था। फिर गरज कर बोला, कहाँ है वो बुड्ढा? सुल्ताना ने उसके दिमाग को जबरदस्त झटका पहुंचाया। वो चीख मारता हुआ उछलकर फर्श पर गिरा, फिर तड़पने लगा। वो बोली, बाबा जानी बेशक बूढ़े हैं, लेकिन तुमने बदतमीजी से बुड्ढा कहने की जुर्रत कैसे की? क्या बूढ़े हजरात को बुजुर्ग नहीं कहा जाता? वह तकलीफ की शिद्दत से करा रहा था, फर्श पर से उठना चाहता था। दो गुलाम उसे सहारा देने के लिए बढ़े। वह झुंझलाकर बोला, दूर हो जाओ, खबरदार मुझे कोई हाथ न लगाए, मैं उस बुड्ढे को। सुल्ताना ने ख्याल ख्वानी के जरिए उसके सर को फर्श पर दे मारा। वह चीख कर बोला, नहीं नहीं, मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। वह बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम बुजुर्ग। उसकी पेशानी से लहू बहता हुआ आंखों पर आ रहा था। वह लहू पहुंचते हुए धुंधलाई हुई आंखों से अपने सेक्रेटरी और गुलामों को देखते हुए बोला, नमक हरामो, मुझ पर जुल्म हो रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। सेक्रेटरी ने कहा, सर वह बुजुर्ग हस्ती हैं, अव्वल तो वह नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आएंगे तो हम उनकी तरफ आंख उठाने की भी जरूरत नहीं करेंगे। मैं हुक्म देता हूं उस नहीं, मैं बुड्ढा नहीं कहूंगा, मगर हाँ उसे गोली मार दो। बॉडीगार्ड ने पूछा, जो नजर ना आता हो उसे गोली कैसे मार सकती हैं? उसने बॉडीगार्ड से रिवॉल्वर लेकर कहा, तुम्हें गोली मारना नहीं आता? देखो, इस हाथ से रिवॉल्वर पकड़ो और मेरी दूसरी हथेली को देखो। फर्ज करो यह हथेली नहीं शेख साहब हैं, बस उसे यूं गोली मारो। उसने एक हाथ से अपनी दूसरी हथेली पर ठाएं से गोली चला दी, फिर चीखें मारकर फर्श पर तड़पने लगा। सब लोग हैरानी से बुत बने तमाशा देख रहे थे। सेक्रेटरी ने बॉडीगार्ड से कहा, आका के हाथ से रिवॉल्वर ले लो और तिब्बी इमदाद का सामान लाओ। बॉडीगार्ड आगे बढ़ा। पाशा ने ललकार कर कहा, खबरदार कोई मेरे करीब ना आए। दूर से देखो और फर्ज करो मेरे ये बाजू मेरा नहीं बल्कि शेख साहब का है। जब यकीन हो जाए तो जिंदा ना छोड़ो, यूं गोली मार दो। ठाएं से दूसरी गोली चली। वह गोली बाजू के आर पार हो गई। वह फिर तकलीफ से चीखने और तड़पने लगा। वह गुरूर और बदतमीजी से बाज आने वाला नहीं था। उसे इस हाल पर छोड़ा जा सकता था, लेकिन जालिम को क्यों छोड़ा जाए? वह मजलूम को कभी नहीं छोड़ता। खुदा न खास्ता बाबा जानी कमजोर होते तो वह वहां से जिंदा ना आते। सुल्ताना टेलीपैथी ना जानती होती तो अपनी इज्जत व आबरू गंवा बैठती, किसी का कुछ न जाता। दुनिया का कारोबार यूं ही चलता रहता। जमाल पाशा के महल में फिर कोई बूढ़ा बेचारा अपनी जवान बेटी के साथ आता और अपनी आंखों के सामने बेटी की इज्जत लुटने का तमाशा देखता और हाय हाय कहकर रह जाता। ऊंचे महलों की ऊंची दीवारों के अंदर होने वाले गुनाहों और बदतरीन जुराइम का हिसाब कानून की मुहाफिज भी नहीं लेते। अगर सुल्ताना भी मुहासबा ना करती तो टेलीपैथी का इल्म हासिल करना बेकार था।
इल्म से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि इल्म बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंकता है। इसलिए इल्म को इस्तेमाल करना लाजमी होता है। सुल्ताना ने उसे तीसरी बार मजबूर किया तो उसने अपने एक पाँव में गोली मारी। इसके बाद बेहोश हो गया। उसे तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए पहले ही महल के खास डॉक्टर आ गए थे, लेकिन वो किसी को करीब आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर जो खुद को रिवॉल्वर से जख्मी करता जा रहा हो, उसके करीब कौन अपनी जान देने जाता है। बहरहाल गुलामों से उठाकर उसकी ख्वाबगाह में ले गए। वहां उसके जख्मों की मरहम पट्टी होने लगी। उसी वक्त एक मुलाजिम दौड़ता हुआ सेक्रेटरी के पास आया। फिर बोला, जनाब वो कमरा मिल गया है। सेक्रेटरी ने पूछा, कौन सा कमरा? वही जहां हजरत शेख साहब क्याम कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कमरा अपनी जगह है। सेक्रेटरी कई गुलामों के साथ चलता हुआ महल के उस गोशे में पहुंचा। वहां उस कमरे को देखकर सब ठिठक गए। उसके दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थीं और खुले हुए दरवाजे से बाबा जानी ईशा की नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वह सब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे तक आए। उन्होंने वहां जूते उतारे, तमाम हथियार फर्श पर रखे, फिर उनके पीछे आकर दो जानू होकर बैठ गए। बाबा जानी ने नमाज से फारिग होकर उन्हें देखा। सेक्रेटरी ने कहा, हजूर, हमारे आका ने आपसे गुस्ताखी की है। हमने आका का नमक खाया है, लिहाजा इनके लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त करती हैं। वह बहुत ज़िद्दी और फौलादी इरादों के मालिक हैं, वो कभी नहीं झुकेंगे। आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। उन्होंने कहा, जब तक कोई झुकाने वाला ना हो तब तक फिरौनी ताकत रखने वाला यही समझता है कि वो कभी नहीं झुकेगा। उसने 5 बरस पहले एक नेक खातून से निकाह किया। जब उससे औलाद हुई तो उसे धक्के मारकर महल से निकाल बाहर किया। सेक्रेटरी ने कहा, जी हाँ, ये हम सब ने देखा है। मजहब और कानून के मुताबिक वो खातून इस महल की मालिक है, उसका बेटा यहाँ का वारिस है। तुम्हारा आका अपनी बीवी और बेटे को उनका जायज़ हक दे देगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हजूर, आपकी मौजूदगी हमारे लिए परेशानियाँ पैदा करेगी। आका हमें आपके खिलाफ हुक्म देगा तो हम उसकी तामील पर मजबूर हो जाएंगे, जबकि हम आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहते। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो मेरे खिलाफ अब कोई हुक्म नहीं देगा। वह सब उठकर बारी बारी उनका हाथ चूमते हुए जाने लगे। उन्होंने सेक्रेटरी से कहा, अपनी बाएं हथेली फैलाओ। उसने हदायत पर अमल किया। बाबा जानी ने अगरबत्ती की राख चुटकी से उठाकर उसकी हथेली पर रखी और कहा, इसे अपने आका के जख्मों पर छिड़क दो। अल्लाह ताला ने चाहा तो सारे जख्म भर जाएंगे। सेक्रेटरी वो राख लेकर अपने आका के पास पहुंचा। डॉक्टर मरहम पट्टी कर चुका था। सेक्रेटरी ने कहा, जख्मों से पट्टियां खोल दें, मैं ये राख छिड़कना चाहता हूं। डॉक्टर अंग्रेज था। उसने हैरानी से कहा, कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? राख से फोड़े फिंसियां भी अच्छी नहीं होती, ये तो गहरे जख्म है। डॉक्टर, मैं भी तालीम याफ्ता हूँ, ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मुनासिब तिब्बी तरीकों से जख्म भरते हैं, लेकिन हजरत शेख अल फारस पर हमारा अकीदा है और यह अकीदा ही हमारे आका को जल्द सेहतयाब करेगा। डॉक्टर ने यह कहकर पट्टियां खोल दी कि कोई खराबी होगी तो इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी पर होगी। पाशा होश में होता तो वो कभी पट्टियां खोलने ना देता। सेक्रेटरी ने उसकी हथेली, बाजू और पांव के जख्मों पर राख छिड़क दी। डॉक्टर ने कहा, हट जाओ और मुझे पट्टियां बांधने दो, लेकिन वो जख्म के करीब पहुंचते ही घबरा गया। जख्म से झाग की सूरत में मवाद बाहर आ रहा था। हथेली और बाजुओं के जख्मों से भी झाग निकल रहा था। पाशा बेहोशी के आलम में कराहने लगा था। डॉक्टर ने सेक्रेटरी को गुस्से से घूरा, ये तुमने जख्मों पर क्या लाकर डाला है? मैंने अपनी मेडिकल लाइफ में कभी जख्मों से झाग निकलते नहीं देखे। क्या तुम मिस्टर शेख के साथ मिलकर आका को मारना चाहते हो? थोड़ी देर के लिए सेक्रेटरी भी घबरा गया। वो सोच रहा था कि बाबा जानी के पास जाए। उसी वक्त वो ख्वाबगाह में आए। गुलामों ने सर झुकाकर उन्हें गुजरने का रास्ता दिया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शेख, आपको मालूम होना चाहिए कि मेडिकल साइंस के सामने रूहानियत काम नहीं करती। जख्मों पर राख और मिट्टी डालने को कहना जहालत है। बेशक जहालत है, क्योंकि मिट्टी में जरासीम होते हैं। बाबा जानी ने नरमी से डॉक्टर को जवाब दिया, लेकिन मैंने जो राख दी थी वो नमाज और दुरूद शरीफ से पाक की हुई थी। वो देखो, तुम्हारा मरीज आंखें खोलकर देख रहा है। सब ने अपने आका जमाल पाशा को देखा। वो उठकर बैठ गया था और अपने जख्मों को देख रहा था। डॉक्टर की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा तो अल्फाज नहीं मिले, मुंह खुला ही रह गया। मेडिकल साइंस की थ्योरी के खिलाफ पाशा के तमाम जख्म भर गए थे, सिर्फ जख्मों के निशान रह गए थे। मोहम्मद जमाल पाशा बिस्तर से उतरकर बाबा जानी के पास आया, फिर कदमों में झुककर बोला, आपसे गुस्ताखी करके मैं बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ। मेरे जख्मों को अच्छा नहीं होना चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए। मैं दौलत और ताकत के नशे में अंधा हो गया था। उन्होंने कहा, आप अंधे नहीं हो, मेरे कदमों से उठो और उधर देखो। उसने कदमों से उठते हुए एक खातून और 4 बरस के बच्चे को देखा। बाबा जानी ने कहा, तुमने अपनी नेक शरीक हयात को इस महल से निकाला था। ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, आज ये तुम्हारे बेटे को लेकर आई है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएं तो इसे इज्जत, मान और मर्तबा दो। वह हिचकिचाने लगा, परेशान होकर बोला, मैंने इसे मुलाजमों के सामने महल से निकाला था, आज आप उन्हीं मुलाजमों के सामने मुझे इस औरत के सामने झुका रही हैं। आज मुझे मेरे मुकाम से क्यों गिराना चाहती हैं? मुकाम वही होता है जो तहजीब और शराफत से हासिल होता है। गरूर की जिस बुलंदी पर तुम खड़े हो, वहां से आज बुरी तरह पस्ती में गिरे हो। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे गुलामों की फौज, तुम्हारे हथियार और तुम्हारे डॉक्टर तुम्हारे किसी काम न आए। काम आई तो सिर्फ एक चुटकी राख।
तुम्हें मारने के लिए वो 3 जख्म काफ़ी थे, लेकिन तुम्हें जो नई जिंदगी मिली है उसकी हैसियत सिर्फ एक चुटकी राख के बराबर है। इतनी मामूली सी राख से जिंदगी हासिल करते हुए तौहीन का एहसास नहीं होता। अपनी बीवी और बच्चे को जायज़ हकूक देते वक्त तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुंचती है। उसने मुलाजमों पर एक नज़र डाली। सब सर झुकाए खड़े थे। वह झुकना नहीं चाहता था। बाज़ लोग 1000 नसीहतों और ठोकरों के बावजूद नहीं झुकते। उसने पूछा, हजूर आप यहाँ से कब तशरीफ़ ले जाएंगे? मैं सुबह चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी बीवी और बच्चे पर मेरा साया रहेगा। तुम इनके खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठा सकोगे। जब तक इन्हें दिल से कबूल नहीं करोगे तरह तरह के अजाब में मुब्तला रहोगे। वो पलट कर उस खातून के पास आई, फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी सुल्ताना के पास जाओ, तुम्हारा मजाजी खुदा अभी और अजाब सहना चाहता है। खातून अपने बच्चे को लेकर बाबा जानी के पीछे चलती हुई ख्वाबगाह से बाहर चली गई। मोहम्मद जमाल पाशा ने सेक्रेटरी की तरफ घूमकर पूछा, यह मेरा महल है या उस अल्लाह वाले का? वो जो चाहता है हो जाता है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता। फिर उसने डॉक्टर से पूछा, क्या एक चुटकी राख से मेरे जख्म अच्छे हुए हैं? क्या यह जिंदगी एक चुटकी राख का बदल है? तुम डॉक्टर होकर मुझसे माहाना $10,000 तनख्वाह लेकर एक अल्लाह वाले से मेरी इंसल्ट कराते हो। गेट आउट, निकल जाओ यहां से। डॉक्टर सर झुकाकर चला गया। उसने सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड और गुलामों से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? जिस औरत को मैंने महल से बाहर थूक दिया उसे फिर चाट लूं? किसी ने जवाब नहीं दिया। सब सर झुकाए खड़े रहे। उसने कहा, उल्लू के पट्टो, मैंने यह हथियार तुम्हें जिस्म पर सजाने के लिए दिए हैं। वो अल्लाह वाला पहले तो ढूंढने से नहीं मिल रहा था। हमारे महल के इतने बड़े कमरे समेत गायब हो गया, और जब सामने आया तो यहाँ इस कमरे में तुम सबके करीब पहुंचकर मुझसे बोलता रहा। तो तुम में से किसी ने उसे गोली नहीं मारी? मार देते तो किस्सा खत्म हो जाता। मगर तुम लोग नमक हराम हो, यहाँ मेरी इंसल्ट हो रही है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। वो एक एक को देखते हुए बोला, अरे इतनी बातें सुनने के बाद भी खड़े हो? जाओ जल्दी जाओ, वो भी महल में है। दौड़ते हुए जाओ और उसे कोई अमल करने का मौका दिए बगैर गोलियों से छलनी कर दो। जाओ हरी आप। अरे क्या हुआ? जाते क्यों नहीं? उसे गोली मारते क्यों नहीं? सेक्रेटरी ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उसके कदमों में डाल दिया और कहा, मैं नमक हराम हूं, मुझे गोली मार दें। दोनों बॉडीगार्ड्स ने भी अपने अपने रिवॉल्वर को उसके सामने फेंक दिया। उसके बाद गुलामों ने अपने हथियार फर्श पर डाल दिए। पाशा ने गरज कर कहा, यह क्या हो रहा है? एक बॉडीगार्ड ने कहा, गुमराह से गुमराह आदमी भी मोहतरम बुजुर्ग की ऐसी करामत देखकर कायल हो जाता है। अगर काफिर होता तो ईमान ले आता। ऐसी करामात से सिर्फ शैतान कायल नहीं होता। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, ईमान का तकाजा है कि हम शैतान की मुलाजमत ना करें, और वफादारी का तकाजा है कि हम यही जान दे दें। खुदा के लिए हथियार उठाई और हमें गोली मारकर यहाँ की मुलाजमत से निजात लें। वह एक राइफल उठाकर धाड़ते हुए बोला, नमक हरामो, तुम मुझे शैतान कहते हो? मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने पहले सेक्रेटरी का निशाना लिया, फिर एक उंगली को ट्रैगर पर लाना चाहा, लेकिन वो उंगली उधर नहीं आ रही थी। इसके बाद वो ट्रैगर नहीं दबा सकता था, गोली नहीं चला सकता था। उसने राइफल को फेंककर रिवॉल्वर को उठाया। उसे भी चलाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर उसने रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ किया तो उंगली ट्रैगर पर पहुंच गई। सुल्ताना ने उसके दिमाग को ढील दी। उसने घबरा कर एक चीख मारी। रिवॉल्वर फेंककर पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए बोला, ये मैं खुद को गोली मारने वाला था। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। सेक्रेटरी ने कहा, पहले हम आपसे डरते थे इसलिए जुबान नहीं खोलते थे। अब ये कहने में कोई खौफ नहीं है कि आप बहुत जल्द अपने ही हाथों से मरेंगे। एक बार हजरत ने बचा लिया है, जरा सोचें। हमारी माल का आपकी मनकूहा है। जो हकूक आप नहीं दे रहे वो आज ही आपकी मौत के बाद उन्हें हासिल हो जाएंगे। जरा गौर करें, आपकी जिद और गुरूर आपको क्या दे रहा है। वो सोचती हुई नजरों से एक एक को देखने लगा, फिर उनके दरमियान से चलता हुआ ख्वाबगाह के बाहर आया। वहां से महल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने लगा। तमाम मुलाजिम उसके पीछे चल रहे थे। वो बाबा जी के कमरे के सामने आया। अंदर उसकी बीवी बाबा जानी के सामने अदब से बैठी हुई थी। जमाल पाशा ने दहलीज पर घुटने टेक दिए, फिर कहा, इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं ये 3 गोलियां खाने के बाद मरते मरते बच गया। थोड़ी देर पहले फिर खुद को हलाक करने वाला था। इसके बाद भी इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि जिसे मैं हकूक नहीं दे रहा हूं उसे मेरे मरने के बाद तमाम हकूक मिल जाएंगे। ये इतनी सी बात मेरे सेक्रेटरी की जुबान से निकली तो मुझे अकल आ गई। मेरी शरीक हयात पर आप जैसे बुजुर्ग का साया है। मैं इसे अपनी मर्जी से तलाक नहीं दे सकूंगा, अपनी दौलत और जायदाद से महरूम नहीं कर सकूंगा। जब कुछ नहीं कर सकूंगा तो मुझे हक को तस्लीम करना चाहिए। उसने दोनों बाजू अपने बेटे की तरफ बढ़ाई। बेटा दौड़ता हुआ आकर बाप के गले लग गया। वो नेक खातून रोते रोते बाबा जानी के कदमों में गिर पड़ी। उन्होंने उसे उठाकर बड़ी शफकत से कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। अपने मजाजी खुदा के पास जाओ, अब मुझे तन्हा छोड़ दो। दूसरी सुबह हम दोनों बहनों ने बाबा जानी को एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। वो जिस नेक मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो चुका था। उससे नेक खातून का शौहर राह रास्त पर आ गया था। मेरी मुलाकात मम्मी से हो गई थी और सुल्ताना ने बाप के साए में 24 घंटे गुजार लिए थे। बाबा जानी को अलविदा कहते वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो उनसे आखिरी मुलाकात है। शायद वो जानते थे उनके पास मुस्तकबिल को देखने का इल्म था। शायद वो उसे आखिरी मुलाकात कहकर बेटियों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हम दोनों एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गए। हम एक साथ रहकर तमाशा बन जाते थे। लोग हमें हैरानी और दिलचस्पी से देखते। कुछ दिल फेंक नौजवान या गुंडे हमें छेड़ते भी थे और हम हमेशा नज़रअंदाज करने की कोशिश करते।
योगा के जरिए सांसों पर काबू पाने के बायस हमारे मिजाज में बड़ा ठहराव और तहम्मुल था। हमें गुस्सा नहीं आता था। अगर आता तो अब तक हमारी ख्याल ख्वानी का इल्म जाहिर हो जाता। सुल्ताना ने ड्राइव करते हुए पूछा, अब बताओ लैला, अम्मी के साथ कैसी गुजर रही है? मैंने कहा, सुना था माँ के कदमों में जन्नत होती है। मैं मम्मी की आगोश में पहुंचकर सचमुच की जन्नत में पहुंच गई हूँ। खुदा हम पर मेहरबान है। मुझे बाप की और तुम्हें माँ की मोहब्बत मिल गई। लेकिन यह देखकर सदमा होता है कि मम्मी को हमसे ज्यादा दौलत की ख्वाहिश है। कल से वो मेरे पीछे पड़ गई हैं कि मैं अपनी आंखों को दौलत हासिल करने का जरिया बनाऊं। सुल्ताना ने हंसते हुए कहा, तुमने भी आंखों से घूरने वाली बात खूब बनाई है और विच लेडी को भी नचा दिया है। और क्या करती, टेलीपैथी का इल्म उनसे छुपाना जरूरी है। लेकिन वो बेइंतहा दौलतमंद बनने के लिए जिस तरह बेताब हैं, उससे अंदेशा होता है कि कहीं हमारा इल्म ज़ाहिर ना हो जाए। इंशाल्लाह नहीं होगा। हम दोनों मिलकर उनको बहलाती रहेंगी। हमारी गाड़ी महल के गेट पर पहुंची तो दरबान हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो समझ रहा था उसकी आंखें खराब हो गई हैं, एक बेबी की जगह 2 बेबी नजर आ रही हैं, इसलिए वो बार बार पलकें झपक रहा था। सुल्ताना ने हंसते हुए कहा, हमें गेट के अंदर आकर देख लेना, अब गेट खोलो। उसने महल के अंदर इतला देकर गेट खोला। हमारी कार पोर्च में आई तो अंदर से मम्मी और विच लेडी तेजी से चलती हुई आई। हमें देखकर हैरत ज़दा रह गई। विच लेडी ने कहा, दरबान ने ठीक इतला दी थी, ये 1 से 2 हो गई हैं। हम दोनों कार से उतरकर उनके सामने आए। मम्मी ने अचानक खुश होकर कहा, समझ गई, मैं समझ गई। अब मेरी बेटी को वो गैर मामूली इल्म आ गया है। अब तुम 1 से 2 हो जाती हो, ये तो ज़बरदस्त इल्म है। मैंने पूछा, ये ज़बरदस्त इल्म कैसे हुआ? मम्मी ने कहा, ऐसे कि तुम 1 से 2 हो गई, इसी तरह तुम मेरे बेडरूम की एक तिजोरी को 2 तिजोरी बना दोगी। एक तिजोरी में जितना माल है दूसरी में भी उतना ही होगा। इस तरह दौलत डबल हो जाएगी। फिर तुम एक तिजोरी को 2 बनाओगी तो पहली मिलाकर 3 हो जाएंगी। फिर तुम तीसरी को डबल बनाओगी तो 4 तिजोरियों का माल जमा हो जाएगा। सुल्ताना ने उनके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस करें, आज शाम तक इतनी तिजोरियां हो जाएंगी कि महल में तिजोरियां ही तिजोरियां नजर आएंगी। फिर यहाँ बेटियों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। उन्होंने मुंह पर से हाथ हटाकर कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? आप जैसी माँ को देखकर बोल रही हूँ और सोच रही हूँ। हमें मोहब्बत की खातिर नहीं, दौलत की खातिर पैदा किया। हमारे लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है। अगर थोड़ी सी भी जगह होती तो आप दूसरी बिछड़ जाने वाली बेटी के लिए तड़पती और मेरे साथ लैला को देखकर आपकी ममता फट पड़ती। आपने ये नहीं सोचा कि दूसरी बेटी आ गई है। आपने दौलत की आंखों से देखा तो आपको एक ही बेटी डबल दिखाई दे रही है। माँ ने हैरानी से पूछा, दूसरी बेटी? क्या ये मेरी दूसरी बेटी है? फिर जवाब सुनने से पहले उन्होंने मुझे खींचकर गले से लगा लिया। फिर मुझे प्यार करते हुए पूछा, मेरी बच्ची तू कहाँ थी? अचानक कहाँ से आ गई? मैंने कहा, यह लंबी दास्तान है, अंदर चलें, इत्मीनान से सुनाऊंगी। वो खुश होकर बोली, हाँ अंदर चलो। विच लेडी की एक एक पेशन गोई दुरुस्त साबित हो रही है। इस चुड़ैल ने कहा था कि जब इंतहा से ज्यादा दौलत मिलने का वक्त आएगा तो दूसरी बेटी भी मेरे पास आ जाएगी। और गॉड, अब मेरे पास दौलत ही दौलत होगी। मैंने सुल्ताना को और सुल्ताना ने मुझको बड़े दुख से देखा। उसने सोच के जरिए पूछा, क्या माँ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? मैंने कहा, दिल दुखता है ये अलग बात है, गुस्सा कभी नहीं आएगा। जिस माँ की सूरत देखने को बरसों से तरस रही थी, उसे देखकर प्यार ही प्यार आता है। मम्मी महल के अंदर जाने से पहले रुक गई। फिर बोली, एक बात तो भूल ही गई, मैंने एक नौजवान से मामला तय किए हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठा है। आपने किस किस्म के मामला तय किए हैं? वो बोली, तुम्हारे पास आंखों वाला इल्म है, तुम दुश्मनों के हाथों से रिवॉल्वर गिरा देती हो। उनका निशाना कहीं होता है, तुम उनसे कहीं और गोलियां चलवा देती हो। इसी तरह अगर कोई करोड़ों की वसीयत पर दस्तखत ना करना चाहे तो तुम उसके हाथ को घूर कर देखोगी, ऐसे में वो दस्तखत कर देगा। आप असल बात बताएं। वो नौजवान जो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, उसका बाप करोड़पति है। नौजवान चाहता है वो जल्दी वसीयत लिखकर मर जाए, लेकिन बाप की सेहत अच्छी है, अभी वो कई बरस तक जिंदा रहेगा। तो फिर यही कि तुम छुपकर उसके बाप को देखोगी तो वो वसीयत पर दस्तखत कर देगा। जिस रोज दस्तखत होंगे उसी रात ये नौजवान अपने बाप को कत्ल कर देगा। मैंने पूछा, और वो सारी दौलत आपको ला कर देगा? सारी दौलत नहीं, हमें आधा हिस्सा देगा। हम बहनों ने एक दूसरे को देखा। फिर सुल्ताना ने कहा, अजीब बात है, यही बात एक नौजवान मुझसे कह रहा था। माँ ने पूछा, वो नौजवान कौन था? था नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुमने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया है? हाँ, मगर ये कह दिया कि अम्मी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। उसने तदबीर बताई कि मैं आपके हाथों को देखूंगी तो आप ये महल और तिजोरी की तमाम दौलत मेरे नाम लिख देंगी। फिर दोबारा आपके हाथों को देखूंगी तो आप पिस्तौल उठाकर अपनी कनपटी में गोली मार देंगी। कौन है वो सुअर का बच्चा जो तुम्हें इस तरह बहकाता है? क्या इस तरह बहकाने वाला सुअर का बच्चा होता है? हाँ, ऐसे जलील कमीने को गोली मार देना चाहिए। जो नौजवान ड्राइंग रूम में बैठा है, आप उसे भी गोली मारें। वो भी अपने बाप को मारकर तिजोरी पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे वो अपने बाप को मारता है तो मारने दे, क्या तू अपनी माँ को मार डालेगी? अगर ये गलत है तो सबके लिए गलत है। आप माँ हैं, बुजुर्ग हैं, उस नौजवान को गुमराही से बचाना आपका फर्ज है। लेकिन आप दौलत की खातिर उसे बाप का कातिल बनने की राह पर ले जा रही हैं। सॉरी मम्मी, मैं अपने ज़मीर के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। ये कहकर सुल्ताना ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे साथ लेकर ड्राइंग रूम में आई। वहां वो नौजवान बैठा था। वो बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बाप को कत्ल करना चाहते हो?
वो बौखला गया। उसने मम्मी की तरफ देखा। मैंने कहा, उधर क्या देखते हो, इधर देखो और जवाब दो। क्या बाप से बढ़कर दौलत है जिसके लिए इस नौजवानी में कातिल बनना चाहते हो? वो बोला, मैं दौलत का लालची नहीं हूं। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं, उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मेरा बाप अय्याश है, दौलत के नशे में चूर है। वो मेरी महबूबा से शादी करना चाहता है। जरा सोचो, मेरी महबूबा उसकी बेटी के बराबर है। क्या इस बात पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या ऐसी कमीनगी पर बाप से नफरत नहीं होगी? लड़की के माँ बाप लालची हैं। मेरे बाप की दौलत को देखकर वो लड़की को मुझसे दूर कर रहे हैं। मैं परेशान हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। उसने हमारी मम्मी को देखकर कहा, ये आंटी मेरे प्रॉब्लम को समझती हैं। इन्होंने अभी बुलाकर मशवरा दिया कि बाप की दौलत मेरी होगी तो लड़की के माँ बाप मेरी तरफ झुकेंगे। आंटी ने बताया कि तुम किसी तरह का जादू जानती हो। मेरे बाप से एक वसीयत लिखवा कर दस्तखत करा लोगी। इसके बाद मुझे बाप को कत्ल करके हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। ये कहकर उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। फिर रोते हुए कहा, मैंने आंटी के सामने इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया कि बाप को कत्ल करूंगा। कैसे करूंगा, किस दिल से करूंगा? क्या माँ बाप में कोई खराबी हो तो उन्हें मार डालना चाहिए? आपकी मम्मी आपसे दुश्मनी करें तो क्या आप भी माँ की दुश्मन बन जाएंगी? वो उठकर तेजी से बाहर जाते हुए बोला, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट दूंगा लेकिन बाप का गला नहीं दबाऊंगा। वो रोता हुआ चला गया। मैंने कहा, मम्मी बड़े शर्म की बात है। वो एक मोहब्बत करने वाला दिल रखता और आप उसे कातिल बना रही थी। सुल्ताना मुझे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, मम्मी को समझाना फजूल है। इन्हें कभी यकीन नहीं आएगा कि इनके पास दौलत आएगी तो मौत भी आएगी। उसने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद करके कहा, मैं मम्मी के मसले पर गौर करती हूँ। तुम इस नौजवान के लिए कुछ करो, बेचारा मासूम है, उस लड़की का दीवाना है। मैं नौजवान के दिमाग में पहुंच गई। वो एक टेलीफोन बूथ में फ़ोन के जरिए लड़की से बात करने गया था। मैंने उसके बाप का नंबर डायल कराया। उस बूढ़े अय्याश की आवाज़ सुनी। फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी जुबान से कहा, बेटे तुम कहाँ हो? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगा। उस लड़की की शादी तुम्हारे साथ होगी। बेटे ने खुश होकर कहा, और डैडी आप ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट हैं। मैंने बूढ़े से रिसीवर रखवा दिया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक अलमारी के पास गया। फिर एक रिवॉल्वर निकाल कर आईने के सामने अपने अक्स को देखते हुए बोला, बूढ़े खबीस, तुझे अपने मासूम और प्यारे बेटे की खुशियां छीनते शर्म नहीं आई? आईना देख, तेरे अक्स को शर्म आ रही और अब तू शर्म से खुदकुशी करने वाला है। वो घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने ये रिवॉल्वर क्यों उठा लिया है? इसकी नाल मेरी कनपटी से लग रही है। ओ गॉड, मैं मौत को भूल गया था, बुढ़ापे को भूल गया था, खुद को जवान समझ रहा था। मैं तौबा करता हूँ, वादा करता हूँ, अब जिंदगी जितनी भी रह गई उसमें मैं अपने बेटे की खुशियां देखूंगा। उसका रिवॉल्वर कनपटी से हट गया। मैंने उसके बेटे की हमायत में उससे एक वसीयत लिखवाई, दस्तखत कराए। इस दौरान उसके दिमाग को बड़ी हद तक आज़ाद रखा ताकि वो अपने तौर पर भी समझता रहे कि वो बेटे के लिए यह सब कुछ कर रहा है। इसके बाद उसने लड़की के बाप को फ़ोन किया और कहा, मैंने अपनी तमाम दौलत और जायदाद बेटे के नाम कर दी है। इस वसीयत पर अमल होते ही मैं अपने बेटे का मोहताज हो जाऊंगा। तुम बताओ अपनी बेटी की शादी किससे करोगे? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं बेटी का बाप हूँ, उसके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। तुमने सब कुछ बेटे के नाम कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। हमें अपनी औलाद की खुशियां देखते हुए बुढ़ापा गुजारना चाहिए। लड़के के बाप ने रिसीवर रख दिया। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग को पढ़ती रही, फिर मुतमईन होकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मम्मी हमें बुला रही थी। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आकर राजदारी से बोली, उस नौजवान को भूल जाओ, मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल मैं तुम्हारी गैर मामूली इल्म से फ़ायदा उठाने के लिए बेचैन हो गई हूँ। देखो बेटी, जो इल्म खुद से आया है वो किसी भी वक्त खुद से जा सकता है, इसलिए जब तक इल्म है इसे दौलत समेट लेना चाहिए। मैंने पूछा कि आपने फिर कोई मंसूबा बनाया है? बेटी, मैं कल से कितने ही मंसूबे बना चुकी हूँ। एक बहुत बड़े स्मगलर से मामला तय कर चुकी हूँ, वो हमसे मिलने आया है। मम्मी, आप क्यों दौलत हासिल करने के चक्कर में पड़ गई हैं? आप इस चक्कर में किसी दिन बुरी तरह फंसेंगी। बेटी, तुम दोनों खुद ही उस स्मगलर से बातें करो। अगर कोई फंसने वाला चक्कर ना हो तो उसका काम कर दो। वो काम के बदले हमें कीमती हीरा देगा। आप कहती हैं तो उससे बातें हो जाएंगी। वो खुश होकर चली गई। 4 शख्स ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। एक ने मम्मी को देखकर कहा, हमने सुना है तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। वो मुस्कुराकर बोली, मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं, दोनों हमशक्ल हैं और एक जैसा हुस्न रखती हैं। दूसरे ने पूछा, क्या दोनों एक जैसा गैर मामूली इल्म रखती हैं? हम उन 2 बोलने वालों के दिमागों में पहुंच गई। पता चला वो 4 पार्टनर हैं। उनकी जिंदगी समुंदर में गुजरती है। उनके पास एक छोटा बहरी जहाज है जिसके जरिए वो मुख्तलिफ ममालिक के साली इलाकों में स्मगलिंग का माल पहुंचाते हैं। जहाज में निचले हिस्से में एक खुफिया स्टोर रूम है। स्टोर रूम का कोई दरवाज़ा नहीं। बहरी पुलिस धोखा खा जाती है। स्टोर की वो 4 दीवारी इंजन रूम का एक हिस्सा दिखाई देती है। वो लोग आज तक पुलिस को धोखा देते आ रहे थे। बड़ी ही कामयाबी से साहिल चोरी का माल पहुंचाते थे, मगर अब उनके लिए 5वां पार्टनर एक खतरा बन गया था। वो उनके धंधे से अलग हो गया था। 4 पार्टनर उसे तलाश कर रहे थे क्योंकि वो उनके हर राह से वाकिफ था। स्मगलिंग का माल छुपाने वाले स्टोर रूम के खुफिया दरवाजे तक पुलिस वालों को पहुंचा सकता था। जब तक वो जिंदा रहता ये लोग चोरी का माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। उसकी मौत के बाद ही अपना धंधा जारी रख सकते थे।
मैं सुल्ताना के साथ बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आई। वो हमें हमशक्ल देखकर बड़े हैरान हुए। एक ने कहा, मैडम सलमाना, तुमने दुरुस्त कहा था, ये दोनों हुस्न शबाब में क़यामत हैं। पुलिस वालों को फ़राइज़ से गाफिल बनाने के लिए हसीन लड़कियां बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। मैंने पूछा, क्या तुम हमें चारा बनाकर पुलिस वालों के आगे डालना चाहते हो? उसने जवाब दिया, तुम्हारी मम्मी ने बताया है कि तुम जिसके हाथों को घूर कर देखती हो वो हाथ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करने लगती हैं। अगर ऐसे किसी लम्हे से तुम खुद को पुलिस वालों से बचा लोगी तो वो तुम्हें स्वीट डिश समझकर हड़प नहीं कर सकेंगे। दूसरे ने कहा, हम तुम्हें आजमाने के लिए कुछ माल प्रिंसेस आइलैंड ले जाएंगे। अगर तुमने मुसीबत के वक्त हमारा बचाव किया तो वादे के मुताबिक तुम्हारी मम्मी को एक कीमती हीरा देंगे और आइंदा भी तुम दोनों से काम लेकर माकूल रकम अदा करते रहेंगे। मम्मी ने कहा, मैं भी इनके साथ आइलैंड जाऊंगी। तीसरे ने कहा, बेशक तुम भी चलोगी, लेकिन अपने काम से मतलब रखोगी, स्टोर में नहीं रहोगी। हम माल कहाँ छुपा कर रखती हैं? सुल्ताना ने कहा, हमसे कोई बात छुपी नहीं रहती। हमें पता है कि तुम लोग जहाज के किस हिस्से में माल छुपा कर ले जाते हो। सिर्फ हमारा 5वां पार्टनर माल छुपाने की बात जानता है। हम इतने मोहतात हैं कि अपने बीवी बच्चों को भी यह राज नहीं बताते। फिर तुम्हें यह राज कैसे मालूम हो गया? मैंने कहा, बहरी जहाज के बेसमेंट में इंजन रूम से मुल्हिक एक स्टोर रूम है, माल उसके अंदर जाता है। उन चारों ने हैरान और परेशान होकर एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, इसका मतलब है तुम हमारे 5वें पार्टनर जेकब से मिल चुकी हो, उसने ये राज तुम्हें बताया है। हमने जेकब की सूरत देखी है ना उसकी आवाज़ सुनी है। तुम्हारी जेब में उसकी तस्वीर है, हो सके तो हमें उसकी सूरत दिखा दो। उसका हाथ बेख्तियार अपनी जेब पर गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि मेरी जेब में तस्वीर है? हमें तो यह भी मालूम है कि जेकब ने तुम्हें एक खत लिखा है जिसमें ताकीद की है कि वो खत बाकी 3 पार्टनर्स को ना दिखाया जाए। तीनों पार्टनर्स ने उसे घूर कर देखा। एक ने कहा, वॉल्टर, तुमने हमसे जेकब का खत छुपाया है। ये झूठ है, ये लड़की बकवास कर रही है। वो तीनों खड़े हो गए, उससे सख्त लहजे में बोले, अपनी जेब की तलाशी दो। वह जेब से खत निकाल कर बोला, ठीक है कि जेकब का ये खत मेरे पास है। मैंने सोचा था यहां से वापसी पर तुम्हें यह खत दिखाऊंगा। उसने लिखा है कि वो मुझे 50% का पार्टनर बनाएगा। इसके एवज में तुम लोगों के दरमियान रहकर उसके लिए जासूसी करूं कि तुम लोग किस दिन कौन सा माल किस मुल्क की बंदरगाह तक ले जाओगे। मैं उस कमीने जेकब को बताता रहूं, लेकिन मैं कमीना नहीं हूं। मैं तुम लोगों का सच्चा दोस्त हूं, अपने धंधे से वफादार हूं। हमें वो खत पढ़ने दो। तीनों ने अपने अपने रिवॉल्वर निकालकर उसे घेर लिया। उसके हाथ से खत को छीनकर पढ़ा। फिर एक ने कहा, इस तहरीर से जाहिर होता है कि यह जेकब का दूसरा खत है। पहले खत के जरिए तुम्हारी उसकी पार्टनरशिप हुई और तुमने अब तक हमसे ये बात छुपा कर रखी। वो तीनों उसकी तमाम जेबों की तलाशी लेने लगे, हर जेब से चीज़ें निकालकर फेंकने लगे। मैंने जेकब की तस्वीर उठाकर उसकी आंखों में देखा, फिर देखते ही देखते उसके दिमाग में पहुंच गई। इधर सुल्ताना उनकी तरफ ध्यान दे रही थी। एक पार्टनर ने सुल्ताना को निशाने पर रखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि जेकब के पास तस्वीर और खत है, और कैसे मालूम हुआ कि खत में क्या लिखा है? ये कहते उसने अपना रिवॉल्वर सुल्ताना की तरफ उछाला। उसने कैच कर लिया। बाकी 2 पार्टनर्स के रिवॉल्वर भी उसके कदमों में आ गिरे। वो बोली, हम दोनों बहनों को ढकी छुपी बातें मालूम हो जाती हैं। ये भी मालूम हो गया था कि तुम्हारे तमाम हथियार मेरे कदमों में आ जाएंगे। कमाल है, हमें पता ही ना चला और तमाम रिवॉल्वर तुम्हारे पास पहुंच गई। हम तुम्हारे गैर मामूली इल्म को मानते हैं। दूसरे ने कहा, हमें तुम्हारे जैसे साथियों की ज़रूरत है। हम इस गद्दार पार्टनर को मौत के घाट उतारेंगे और तुम्हारी मम्मी को पार्टनर बना लेंगे। मम्मी ने खुश होकर कहा, मुझे मंजूर है। मम्मी, आप खामोश रहें। क्या आप चाहती हैं कि ये लोग अपने इस पार्टनर की तरह हमारी जान के भी दर पे हो जाएं? ये लोग बहुत शक्की हैं। एक ने कहा, क्या ये खत इसकी गद्दारी का सबूत नहीं है? नहीं, ये जेकब को चुपचाप तलाश कर रहा है। ये जानता है तुम लोगों को मालूम होगा तो तुम इस खत के पते पर उसे कत्ल करने पहुंच जाओगे, जबकि जेकब इतना अहमक नहीं है कि जो पता लिखे वहां कत्ल होने के लिए बैठा रहे। तुम्हारा ये पार्टनर बज़ाहिर तुम लोगों को धोखा देकर उसका एतमाद हासिल कर रहा है। जब भरपूर एतमाद हासिल करके उसके सामने पहुंचेगा तो खुद उसे कत्ल कर देगा। लेकिन हम कैसे यकीन करें? यह तो साफ गद्दार साबित हो चुका है। यकीन ना करो, लेकिन तुम लोग इस बेगुनाह को मौत के घाट नहीं उतार सकोगे। जिस तरह मैं अभी तुम सबके रिवॉल्वर से बच गई, उसी तरह बेगुनाह वॉल्टर को बचाऊंगी। सुल्ताना ने एक रिवॉल्वर वॉल्टर को देते हुए कहा, तुम्हारे कत्ल का इरादा रखने वाले ये तीनों तुम्हारे सामने बेबस हैं। क्या तुम इन्हें गोली मारोगे? वो बोली, हसीन लड़की, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी हमायत में सच्ची गवाही दी है। तू बाकमाल है, मैं तेरी कदर करता हूँ। लेकिन ये तीनों मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं, गहरे दोस्त भी हैं। अगर ये मुझे गद्दार समझते हैं तो मैं अपने हाथ से रिवॉल्वर देता हूँ, ये मुझे मार डालें। उसने अपने साथियों की तरफ रिवॉल्वर बढ़ाया। वह शर्मिंदा होकर उसे लिपट गई। फिर उन्होंने कहा, मैडम सलवाना, तुम्हारी बेटियां बाकमाल हैं। तुम आज रात अपनी बेटियों के साथ हमारे जहाज़ में सफ़र करोगी। हमें इन धंधों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मम्मी को एक हीरे का लालच था। हम इन्हें इसी तरह एक हीरे से बहला सकते थे। इन्हें यह सोचने का मौका नहीं दे सकते कि हम पलक झपकते ही वह तमाम माल मम्मी के कदमों में लाकर डाल सकती हैं जो वह स्मगल करने वाली हैं। वैसे वो दूर तक सोचने की आदी थी। उन्होंने पूछा, बेटी,
तुम दोनों जैसे कमालात दिखा रही हो, ऐसे कमालात से तुम मिनटों में किसी की भी तमाम दौलत अपने घर ला सकती हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यह चोरी और डकैती होगी और हम ऐसा काम नहीं करेंगे। वो खामोश होकर सोचने लगी, क्या मुश्किल है, ये डाकू बाप की बेटियां डाका डालने से इनकार कर रही हैं। असल बात यह है कि इन्हें शराफत मेरे खून से मिली है। कोई बात नहीं, मैं इन्हें रफ्ता रफ्ता समझाऊंगी कि अपने फ़ायदे के वक्त थोड़ी देर के लिए शराफत को भूल जाना चाहिए। हमारा सफ़र रात के 11 बजे शुरू हुआ। सफ़र मुख्तसर था। प्रिंसेस आइलैंड जाकर सुबह तक वापस आना था। मैं जैक का दिमाग पड़ चुकी थी। वो पुलिस वालों के साथ उनकी मोटर बोट्स में आ रहा था। मैंने वॉल्टर और उसके साथियों से कहा, अभी पेट्रोलिंग पुलिस की पूरी टीम आ रही है। जेकब उन्हें ला रहा है। तुम लोग बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। उन्हें तलाशी लेने की पूरी आज़ादी देना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक ने कहा, कैसे नहीं बिगड़ेगा? जेकब स्टोर रूम के खुफिया दरवाजे का राज जानता है, हमारा सारा माल पकड़वा देगा। सुल्ताना ने कहा, जब हमने कह दिया है कि माल सलामत रहेगा तो हम पर भरोसा कर लो, नहीं करोगे तब भी अपना बचाव नहीं कर सकोगे। वो देखो, वो आ रही हैं। पुलिस मोटर बोट से सर्च लाइट्स जहाज तक आ रही थी। 3 मोटर बोट्स 3 तरफ से जहाज को घेर रही थी। आधे घंटे के अंदर ही जेकब नजर आया। वह बोट से रस्सी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ पुलिस अफसरान और सिपाहियों के साथ जहाज में आया। फातिहाना अंदाज में बोला, तुम चारों पार्टनर मुझे कत्ल करना चाहते थे ताकि मैं तुम्हारा माल पुलिस से ना पकड़वाऊं, मगर मेरी सलामती इसी में है कि तुम चारों लंबे अरसे के लिए जेल में चले जाओ। पुलिस अफसर ने कहा, हमें पूरे जहाज की तलाशी लेने की जहमत ना दो, हमारा वक्त बर्बाद ना करो, सीधी तरह स्मगल होने वाला माल हमारे सामने ले आओ। जेकब ने कहा, चोर कभी चोरी का माल पेश नहीं करता। मैं वो खुफिया जगह जानता हूँ जहाँ ये माल छुपा कर रखते हैं। मेरे साथ आइए। वो उन्हें बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। वो चारों परेशान होकर हम बहनों को देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था सुल्ताना क्या कर रही है। वह जेकब के दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी। उसे बेसमेंट में इधर से उधर ले जा रही थी। पुलिस वाले भी उसके साथ चल रहे थे। जेकब ने इंजन रूम के आसपास कई चक्कर लगाए, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि वह स्टोर रूम कहाँ है। ऐसे वक्त वह खुफिया दरवाज़ा भी उसकी याददाश्त से गुम हो गया। अफसर ने गुस्से से पूछा, मिस्टर जेकब, क्या तुम हमारा वक्त बर्बाद करने हमें यहाँ लाए हो? वो खुफिया कमरा कहाँ है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे? वो बोला, मैं हैरान हूँ कि वो कमरा कहाँ गायब हो गया। शायद इन लोगों ने जहाज़ की अंदरूनी बनावट में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। यानी पुलिस रेड का यकीन हो गया था। इन्होंने गोदाम के अंदर आम माल के साथ स्मगलिंग का माल छुपाया होगा। वो लोग जहाज़ के माल गोदाम में आए, वहाँ के एक एक सामान को चेक किया, मगर स्मगल होने वाला मतलूबा सामान नहीं मिला। तलाशी के दौरान सुल्ताना ने जेकब को सबसे छुपकर खुफिया स्टोर रूम में जाने पर मजबूर किया। पुलिस अफसर ने आखिरकार चारों पार्टनर से शर्मिंदगी का इजहार किया। फिर पूछा, ये जेकब कहाँ है? सब उसे तलाश करने लगे। अफसर ने जहाज पर से मोटरबोट के एक सिपाही से पूछा, क्या जेकब नीचे बोट में है? जवाब मिला, यहाँ नहीं है। मैंने उसकी आवाज़ सुनते उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वह सिपाही तन्हा बोट में था। उसने बोट स्टार्ट की, फिर उसे तेज़ रफ्तारी से ले जाने लगा। एक अफसर ने पूछा, एक कहाँ जा रहे हो? मगर वह दूर निकल गया। दूसरे अफसर ने कहा, यह जेकब की कोई चाल थी, हमें उलझाकर वो अपने जहाज़ का माल पार करने जा रहे। कमबख्त हमारी बोट ले गए। वो अफसरान अपने सिपाहियों के साथ जहाज़ से उतरकर बाकी 2 मोटर बोट्स में गए। फिर उनका ताक़ुब करने वहाँ से रवाना हो गए। चारों पार्टनर खुशी से नाचने लगे, हमारी तारीफ़ें करने लगे। सुल्ताना ने कहा, तुम्हारा शिकार जेकब खुफिया स्टोर रूम में कैद है, मेरे साथ आओ। हम बेसमेंट की तरफ गए। सुबह में जेकब के दिमाग में गई थी, तभी मुझे उससे नफरत हो गई थी। उसने पिछली रात एक मजबूर औरत की इज्जत से खेलकर उसे कत्ल कर दिया था। ऐसे गुनाहगार कातिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसे अदालत से सज़ा नहीं मिल सकती थी। सुल्ताना ने उसे स्टोर के खुफिया दरवाजे से निकाला तो एक ने हैरानी से पूछा, तुम्हें खुफिया दरवाजे का भी इल्म है? आखिर तुम बहनें क्या चीज़ हो? आज से तुम हमारी बिजनेस पार्टनर होगी। उन्होंने जेकब का गिरेबान पकड़कर कहा, तुम हमें बर्बाद करके लंबे अरसे के लिए जेल भेजकर तन्हा ये धंधा करने और तन्हा दौलत कमाने के ख्वाब देख रहे थे। अब तुम हमेशा के लिए ऊपर चले जाओ। उन्होंने जहाज़ के अरशे पर ले जाकर उसे गोली मार दी और समुंदर में फेंक दिया। प्रिंसेस आइलैंड पहुंचकर उन्होंने माल की डिलीवरी दी। उसी जजीरे से हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक बैग लिया। उस माल को इस्तांबुल के एक रईस आजम के पास पहुंचाना था। अब वो चारों हम पर अंधा एतमाद करने लगे थे। उन्होंने मम्मी के सामने वो बैग ले जाकर स्टोर रूम में छुपाया। इतनी दौलत देखकर मम्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तन्हाई में हमसे कहा, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, तुम्हें टेलीपैथी किस्म का कोई इल्म हासिल हुआ है। तुम दोनों जो चाहती हो वो हो जाता है। तुम चाहो तो वो हीरे जवाहरात से भरा हुआ बैग मेरी ख्वाबगाह में पहुंच सकता है और तुम ऐसा करोगी। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। सुल्ताना ने कहा, मैं एक बार कह चुकी हूँ कि जिस दिन बहुत ज़्यादा दौलत आपके पास आएगी उस दिन आपका साया हमारे सरों से उठ जाएगा। ये कहने की बातें हैं, मैं यकीन नहीं करती। क्या तुम्हारा इल्म मौत और ज़िंदगी के बारे में भी बताता है? मैंने कहा, यह हमारे बाबा जानी का इल्म बताता है। उन्होंने हमसे कहा है कि आप दौलत से जितनी दूर रहेंगी उतनी ही मौत से दूर और ज़िंदगी से करीब रहा करेंगी। वो गुस्से से बोली,
अब समझ में आया कि वो डाकू मेरा पुराना दुश्मन मुझे दौलत से दूर रखने के लिए तुम्हारे दिमाग में ये बातें नक्श कर चुका है। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि वो मुझे तुम जैसी बेटियों का मोहताज बनाकर रखना चाहता है? हमें दिल की गहराइयों से यकीन है कि बाबा जानी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और जो शख्स आपकी तवील उम्री के लिए सोचता हो और हमारे सरों पर आपका साया रखना चाहता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। सुल्ताना ने कहा, मम्मी आप सोच भी नहीं सकती कि बाबा जानी ने बरसों की इबादत और रियाजत से किस कदर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की है। उन्हें रूहानियत में कमाल का दर्जा हासिल हुआ है। वो जो भी पेशगोई करती हैं वो ज़रूर दुरुस्त होती है। वो हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, एक दिन मैं साबित कर दूंगी कि तुम्हारा बाप अव्वल दर्जे का झूठा है, अल्लाह वाला बनकर कोई लंबा हाथ मारने वाला है। सुल्ताना ने गुस्से से कहा, मम्मी अपनी नापाक जुबान बंद रखें और ये अच्छी तरह याद रखें, अगर आपने आइंदा बाबा जानी की शान में कोई गुस्ताखी की तो हम दोनों आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो घबरा गईं, जल्दी से मुस्कुराकर बोली, मैं अपनी बेटियों को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी शादियां में नहीं होने दूंगी। अगर होंगी तो दामाद घर में रहा करेगा। रह गई तुम्हारे बाप की बात तो आइंदा मैं उनकी कोई बात नहीं करूंगी। हम सुबह 8 बजे इस्तांबुल पहुंचे। पुलिस वालों से वो बैग बचाकर पोर्ट से बाहर पार्किंग एरिया में आए। वहां हमारी कारें खड़ी हुई थीं। मम्मी 2 पार्टनर के साथ एक कार में जाकर बैठ गईं। हम दूसरी कार में बैठकर रवाना हुई। हमारे साथ बैठने वाले पार्टनर्स ने कहा, वो दूसरी कार नजर नहीं आ रही। दूसरे पार्टनर ने कहा, वो बहुत आगे निकल चुकी हैं। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस की गाड़ियां नजर आईं। एक जगह रास्ते में भीड़ लगी हुई थी। सिपाही लोगों को दूर भगा रहे थे। मम्मी जिस गाड़ी में जा रही थी वो पुलिस गाड़ियों के पास रुकी हुई थी। उसके दरवाजे खुले हुए थे। उसमें बैठने वाले दोनों पार्टनर्स खुले हुए दरवाजे से औंधे मुंह बाहर पड़े हुए थे। उनके जिस्म से लहू बह रहा था। वो मर चुके थे। हम दोनों बहनों ने फौरन ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। मम्मी के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो हीरे जवाहरात का बैग लेकर भाग रही थी और सिपाही फायरिंग करते हुए उनका पीछा कर रहे थे। अब समझ में आया कि वो हमसे अलग 2 पार्टनर के साथ उस गाड़ी में इसलिए बैठी थी कि उसमें वो बैग रखा हुआ था। उन्होंने रास्ते में पिस्तौल निकालकर दोनों पार्टनर को हलाक किया था। दौलत के लालच में अंधी होकर यह नहीं सोचा कि भरी पूरी शाहराह पर ऐसी वारदात करेंगी तो पुलिस वालों के साथ आम शहरी भी दुश्मन हो जाएंगे, कोई उन्हें पनाह नहीं देगा। हम बहनें परेशान थी कि उन्हें किस तरह इस मुसीबत से बचाएं, क्योंकि कई सिपाही और अफसरान उनके ताक़ुब में थे। हमने उनकी आवाज़ नहीं सुनी थी। किसी को फायरिंग से रोका नहीं जा सकता था। मैंने मम्मी के दिमाग में कहा, आप रुक जाएं, खुद को कानून के हवाले कर दें वरना गोली चल जाएगी। वह दौड़ते हुए हाँफते हुए बोली, नहीं, ये बैग में भरा हुआ खजाना पुलिस वाले छीन लेंगे। मैं किसी को नहीं दूंगी। 2 गोलियां आकर बैग में लगी थी। तीसरी गोली मम्मी की कमर में लगी। वह चीख मारकर फुटपाथ पर गिरी, फिर रेंगते हुए उठी। इस बार गोली पुश्त पर लगी, दिल के आर पार हुई। वो बैग हाथ से छूटकर गिरा। गोलियां लगने से फट चुका था। गिरते ही हीरे जवाहरात फुटपाथ पर बिखर गए। मम्मी उन हीरे जवाहरात पर औंधे मुंह गिर पड़ी। मैंने तड़प कर आवाज़ दी, मम्मी, मेरी मम्मी। उन्होंने सर उठाकर आखिरी बार धुंधलाई हुई नज़रों से इस दुनिया को देखा। फिर उनका सर ढलक गया। मेरे आंसू निकल गए। सुल्ताना भी रोने लगी। हमारी गाड़ी उस फुटपाथ पर पहुंची। हम गाड़ी से उतरकर दौड़ती हुई उधर गईं। मम्मी की लाश औंधी पड़ी हुई थी। उनके नीचे और आसपास हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। एक पुलिस अफसर ने उनकी लाश को सीधा किया। तब हमने देखा कि उनके बेजान जिस्म के नीचे एक नीलम पड़ा हुआ था। नीलम पत्थर की मौजूदगी उनकी मौत का सबब हो गई थी। बाबा जानी की पेशगोई पूरी हो चुकी थी। हमने इस्तांबुल को खैरबाद कहा और लंदन में रिहाइश इख्तियार कर ली। जी चाहता था कि बाबा साहब के दार के करीब अपने बाबा जानी से कुछ फासले पर पेरिस में रहा जाए, लेकिन बाबा जानी ने मना किया था। उनसे दिमागी राब्ता कायम रहता था। उन दिनों फरहाद रसवंती आर्मर और जोजो की टेलीपैथी का बहुत चर्चा था। वो सुपर ताकतों से टकरा रहे थे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। बाबा जानी की हदायत थी कि हमें इन मामलात से दूर रहना चाहिए। टेलीपैथी के जरिए खुद को जाहिर किए बगैर दुख इंसानियत के काम आना चाहिए। हमने उनकी हदायत पर अमल किया। हम बड़ी खामोशी से मसाइल का शिकार रहने वाली खवातीन और मर्दों के मसाइल हल करते रहे। साथ ही ये फैसला किया कि हमें फरहाद और रसवंती से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम बड़े ममालिक से नहीं टकराएंगे, लेकिन चालाकी और हाजिर दिमागी की तरबियत ज़रूर हासिल करनी चाहिए। हम 25 बरस की हो चुकी थी। हमें शादी कर लेनी चाहिए थी। किसी न किसी को जीवन साथी बनाना ही पड़ता है, लेकिन हम किसी मर्द साथी के मोहताज नहीं थे। सुबह और शाम योगा की मशकें करते थे। अब आधे घंटे से ज़्यादा सांस रोकने की सलाहियत पैदा हो गई थी। इतनी देर तक सांस पर काबू पाने वालों पर नफसानी ख्वाहिशात कभी गालिब नहीं आती। हमने तन्हाई में कभी किसी मर्द का तसव्वुर नहीं किया। योगा में महारत के बायस हमारे हुस्न में काबिल दीद निखार और ताजगी महसूस होती। दिल फेंक हजरात हमारे लिए तड़प कर तरस कर रह जाते। हमें जबरन हासिल करने का इरादा करने वाले मुँह की खाते। किसी का बस नहीं चलता था और अल्लाह ताला ने हमें बेबसी का कोई कमज़ोर पहलू नहीं दिया। हम कभी सोनिया कभी फरहाद के करीब रहने की कोशिश करने लगे। इसके लिए हम फ्रांस की पुलिस और फौज के अफसरान के दिमागों में जाने लगे, क्योंकि फरहाद, सोनिया और रसवंती का राब्ता उनसे रहा करता था।
कभी रसवंती और कभी जोजो बीमार हुई तो मैंने उनके दिमाग में रहकर फरहाद को बहुत करीब से देखा। रफ्ता रफ्ता महसूस हुआ कि मैं तन्हाई में रात के गहरे सन्नाटे में फरहाद की आवाज़ सुनती हूँ। गौर करने से पता चलता है वो आवाज़ कानों में नहीं आती, दिमाग में नहीं आती, वो आवाज़ बड़ी राजदारी से दिल में बजी है। मैं परेशान हो गई। उस हरजाई को दुनिया जानती है, वो किसी एक का होकर नहीं रहता। मैं ऐसे हरजाई को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। मैंने सुल्ताना से पूछा मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ और लहजा आप ही आप मेरे दिल में धड़कता है। मैं ऐसे आदमी को ज़िंदगी का साथी नहीं बनाऊंगी जो ज़िंदगी साथ ना गुजारता हो। हम बहनें एक दूसरे से दिल की बातें नहीं छुपाती थीं। उसने मशवरा दिया कि मुझे योगा की मशकों में शिद्दत पैदा करनी चाहिए। मैंने उसके मशवरे पर अमल किया। सांस रोक रोक कर, आसन बदल बदल कर योगा का अमल करते रहने से वो मेरे दिल और दिमाग से निकल गया। उधर बाबा जानी ने हम दोनों को समझाया कि हमें इस दवाजी ज़िंदगी गुजारने के मुताल्लिक संजीदगी से सोचना चाहिए। किसी माकूल जीवन साथी का इंतखाब करना चाहिए। वो हमारे मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ जानते थे और उनका इल्म यह भी कहता होगा कि मैं किसी से शादी कर लूँ तो फरहाद को अपनी ज़िंदगी से दूर रखने में कामयाब हो जाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि मम्मी की तवील हयात चाहती हो तो उन्हें किसी खजाने तक पहुँचने ना देना। हमने यही कोशिश की थी। अगर कोशिश में कामयाब हो जाती तो मम्मी अभी जिंदा रहती, लेकिन इंसानी तदबीर की नाकामी तकदीर का लिखा हुआ पूरा कर देती है। दूसरी बार मैंने और सुल्ताना ने फिर तदबीरें की, किसी माकूल जीवन साथी को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल किसी पर नहीं आता था। योगा के जरिए फरहाद को दिल से दूर रखा था। दिल में ना वो था और ना कोई और समाता था। सुल्ताना फरहाद से मुतासिर नहीं थी, अगर हुई तो मुझसे कभी ना छुपाती, लेकिन वो भी किसी साथी का इंतखाब करने में नाकाम हो रही थी। 3 बरस बाद उसने बताया कि उसे सलमान वास्ती मास्टर अरेरे अच्छा लगता है, मगर अच्छा लगने और मोहब्बत हो जाने के दरमियान बड़ा फासला था। वो भी देखना चाहती थी कि उससे किस हद तक मोहब्बत होगी और वो कहाँ तक खुद को एक अहम और कामयाब शख्स साबित करेगा। फिर एक दिन अचानक ही मेरे दिल और दिमाग को झटका पहुंचा। ये मनहूस खबर मिली कि फरहाद इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मुझ पर बड़ी देर तक सख्ता तारी रहा। फिर मैंने बाबा जानी से राब्ता कायम किया। जब उन्होंने उसकी मौत की तस्दीक की तो मेरी आंखें भीग गईं। मुझे यूं लगा जैसे मैं उसकी सुहागन थी, आज बेवा हो गई हूँ। ऐसी बेवा जो कभी सुहाग की सेज पर नहीं गई। वहां तक ले जाने के लिए सोचते सोचते अपनी जवानी गारत कर दी। मैं इस खुशफहमी में मुब्तला रही कि योगा के जरिए उसे दिल से निकाल दिया है। बेशक मैंने योगा के जरिए ख्वाहिशात पर काबू पाया था, लेकिन वो दिल में इस तरह था जैसे बदन में रूह होती है। हमें रूह की मौजूदगी का कभी एहसास नहीं होता। इसी तरह वो मेरे दिल में गैर महसूस तरीके से मौजूद रहा। उसकी मौत पर मेरे दिल ने कहा, मैंने उसके लिए सुहाग का जोड़ा नहीं पहना। अब तक अपने अरमानों को कफन पहनाती रही। इल्म हासिल करने और तजुर्बात की आग में कुंदन बनने के लिए अपने जज्बात को कुचलती रही, लेकिन अंदर ही अंदर नादानिस्तगी में उस पर मरती रही। अब वो कहाँ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मैं अपनी जवानी के कीमती लम्हात को कत्ल कर चुकी थी। सुल्ताना मुझे तसल्लियाँ देती थी, समझाती रहती थी, हमें खुदा की मर्जी पर राजी रहना चाहिए। जो होना था सो हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए हुआ है। तुम्हें यकीन हो चुका है कि फरहाद इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा, लिहाजा अब तुम किसी और को जीवन साथी बना सकोगी। दिन और महीने गुजरते गए। मैं किसी को अपने लिए पसंद ना कर सकी, ये जानते हुए भी कि वो कभी नहीं आएगा। मैं बचकाना अंदाज में सोचती थी कि वो एक बार आ जाए, सिर्फ एक बार। मैं उसके सामने अपना सब कुछ हार के उस पर मर मिटूंगी। दिमाग ने समझाया ये मुमकिन नहीं। मुझे दिली सुकून के लिए फरहाद की फैमिली के काम आना चाहिए। मास्क मैंने जोजो और सुपर मास्टर ने रसवंती को अगवा कराया था। जोजो को वापस लाने सोनिया गई थी, इसलिए मैं रसवंती के दिमाग में जाकर रहने लगी। अली तैमूर आला बीबी की मदद के लिए अपनी माँ को सुपर मास्टर की कैद से निकाल चुका था। एक जंगल में फौजी उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। वो उन्हें बड़े नुकसानात पहुंचा रहा था। मैं भी रसवंती के दिमाग में रहकर चुपचाप इस तरह दुश्मनों को हलाक करती थी कि किसी को मेरी मौजूदगी का पता न चलता। ऐसे ही वक्त जब अली तैमूर माँ को लेकर शुमाली सरहद पार करने वाला था, तब मैंने अचानक रसवंती के जरिए फरहाद की आवाज़ सुनी। रसवंती जिस दरख्त की शाखों और पत्तों में छुपी हुई थी, उसी दरख्त पर फरहाद भी मौजूद था। मुझे यकीन था कि वो जिंदा नहीं है। इसके बावजूद दिल बेख्तियार धड़कने लगा। मैं पूरी तवज्जो से रसवंती के अंदर उसकी आवाज़ सुन रही थी। वो आवाज़ बदलने वाला कोई बहरूपिया हो सकता था। मैं उसके दिमाग में नहीं जा सकती थी। अगर वो सोच की लहरों को महसूस कर लेता तो उसे मालूम हो जाता कि कोई और भी ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती मौजूद है। मैं चश्मे ज़दन में बाबा जानी के पास आ गई। उनसे पूछा, क्या फरहाद जिंदा है? उन्होंने पूछा, ये सवाल क्यों कर रही हो? मैंने फरहाद की आवाज़ सुनी है, उसे रसवंती के दिमाग में मौजूद पा रही हूँ। बेटी 5 मिनट के बाद आओ। मैं उनके दिमाग से निकल गई। वो अपने इल्म से मालूम कर रहे थे कि फरहाद ज़ाहिर कैसे हो गया, जबकि वो गोशा नशीनी इख्तियार कर चुका था। शुमाली अमेरिका के एक जंगल में इबादत और रियाजत के लिए उसकी रिहाइश का इंतज़ाम हो चुका था। उसने ज़ुबान दी थी कि वह अपने अंदर दुनियावी फरहाद को मार चुका है
और आइंदा गुमनामी की ज़िंदगी को गुजारते हुए मजलूम और दुखी इंसानियत के काम आता रहेगा। अगर कोई शनासा या खून के रिश्ते भी सामने आएंगे तो उनके सामने भी अजनबी रहेगा। उसे कोई नहीं पहचानेगा और ना ही वो कभी अपनी पहचान कराएगा। और जब वो अपनी पहचान करा रहा था, अपनी ज़ुबान से फिर गया था। मैं 5 मिनट के बाद बाबा जानी के पास पहुंची तो वह सदमे से निढाल होकर सर झुकाए बैठे हुए थे। उनके दिल के गहराइयों से एक आह निकली, आह, फरहाद ने मुझे झूठा और फरेबी बना दिया। बरसों की इबादत से जो नेक नामी हासिल की थी, अब वो किसी दिन भी बदनामी में बदल जाएगी। एक दुनिया कहेगी मैं डाकू था, मोमिन ना बन सका। मेरे अंदर बरसों के बाद भी झूठ बोलने वाला डाकू मौजूद था। मैंने फरहाद की मौत की तस्दीक करके सारी दुनिया को और अपनी बेटियों को भी धोखा दिया है। बाबा जानी, आपने ऐसा क्यों किया? वह चंद लम्हे तक सर झुकाए खामोश रहे, फिर यूं बोले, मैंने अपने इल्म की रोशनी में फरहाद को दूर तक देखा था। वो बदल सकता था, अपनी मौजूदा रविश को छोड़कर इबादत से भरपूर एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकता था। सुपर पावर से टकराने वाली हंगामा परवर जिंदगी से दूर रहकर मजबूर और मजलूम बंदों के काम आ सकता था। उसके सितारे ये भी बताते थे कि वो दोनों हाथ उठाए ईमान की बुलंदी की जानिब परवाज करने को है, लेकिन उसके पांव दलदल में धंसे हुए थे। अगर किसी तरह वो अपने पांव दलदल से निकाल ले तो उसे ईमान की बुलंदी को छूने से शैतान भी नहीं रोक सकेगा। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोले, फिर वो वक्त आया जब वो गोली खाकर इदारे में पहुंचा। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। यूं कहना चाहिए कि जिंदगी कमज़ोर पड़ गई थी, मौत गालिब आ रही थी। तिब्बी साइंस की ईजाद करदा कोई दवा उसे बचा नहीं सकती थी। आखिरी लम्हात में उसका कमज़ोर दिमाग ये सोच रहा था और खुदा से कह रहा था, मेरे माबूद, मौत ऐसे आ रही है कि तौबा की मोहलत नहीं मिल रही। क्या मुझे कुछ सांसें और नहीं मिल सकती? क्या मुझे अपनी गलतियों की तलाफ़ी का मौका नहीं मिलेगा? जब वो सोच रहा था तब मैंने उसके अंदर कहा, तौबा की मोहलत मिलेगी अगर तुम दुनियावी झगड़ों से दूर बाकी ज़िंदगी याद इलाही में बसर करोगे। उसने वादा किया वो यही करेगा। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, मेरे इल्म ने और उसके वादे ने यकीन दिलाया कि वो दलदल में फंसे हुए पैरों को अपनी इबादत और रियाजत से निकाल लेगा। तब मैंने उस अगरबत्ती की राख चुटकी में ली जो सारी रात इबादत के दौरान सुलगती रही थी। मैंने वो राख गोली के जख्म पर छिड़क दी। प्रिंस जमाल पाशा की गोलियों के 3 जख्म रूहानी लात से भर गए थे। फरहाद का जख्म भी भर गया। फरहाद, सोनिया, पारस और अली तैमूर की कितनी डमियाँ इदारे में मौजूद हैं। इत्तफाक से फरहाद की एक डमी का इंतकाल हो गया। मैंने इदारे के 3 मोतबर अफराद को राजदार बनाकर फरहाद को वहाँ से रवाना कर दिया और उसके बेड पर उसकी डमी रखवा दी। मैंने यह सब कुछ एक नेक जज्बे से किया। मेरे इस अमल से फरहाद को और फरहाद से ताल्लुक़ रखने वालों को बहुत से फ़ायदे पहुँचने वाले थे। वो चंद लम्हों तक खामोश रहे, फिर बोले, मैं जानता हूँ तुम दिल से मजबूर हो रही थी। मेरी तरबियत ने तुम्हें फरहाद से दूर रखा है, मगर कोई इंसान देर तक फितरी ख्वाहिशात से जंग नहीं कर सकता। यह मुकद्दर का लिखा हुआ बदल नहीं सकता। यह मुकद्दर की कार फरमाई है कि आज तक किसी को जीवन साथी ना बना सकी। तुम्हारी तरह कितनी ही लड़कियां दिल के हाथों मजबूर होकर उस मकनातीस की तरफ खींची जाती हैं। मैंने सोचा था उस मकनातीस को मस्जिद के दरवाजे पर रख दूं तो लड़कियां तबाही से और फरहाद गुनाहों से बचेगा, मगर अफसोस वह मकनातीस मस्जिद के दरवाजे से लुढ़क कर बाहर निकल आया। मैंने नफरत से कहा, बाबा जानी, आपने दुरुस्त समझा था कि मैं दिल से मजबूर हो रही हूँ, लेकिन आपकी रूहानी अजमतों की कसम अब उस शख्स से शदीद नफरत हो रही है। मैं ऐसे शख्स से मोहब्बत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जो मेरे बाप की नेक नामी को खाक में मिलाने वाला है। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। आपके बयान के मुताबिक अय्याश और जंगजू फरहाद मर चुका है, वो मुर्दा ही रहेगा। मैं उसे जिंदा नहीं होने दूंगी। उसे फरहाद की हैसियत से अपनी शनाख्त का मौका नहीं दूंगी। उसे वही पारसाई जिंदगी गुजारनी होगी जिसका वादा वो आपसे कर चुका है। वो मेरे बाप से झूठ बोलकर, मेरे बाप को धोखा देकर सुकून से नहीं रह सकेगा। बेटी, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं अब भी फरहाद से मायूस नहीं हूं, क्योंकि मायूसी गुनाह है। तुम यकीनन बाप के मिशन को पूरा कर सकोगी। तुम समझदार हो, फिर भी ये समझता हूँ गुनाह का साया अपनी ज़िंदगी पर ना पड़ने देना। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली, मुराकबे में जाने लगे। मैं उनके दिमाग से निकलकर सुल्ताना के पास आई, उसे फरहाद की सारी रूदात सुनाई। वो भी बाबा जानी पर जान देती थी। उसने नागवारी से कहा, मैं फरहाद को कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। उसकी भलाई इसी में है कि वो गुमनाम रहे, वरना मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। उस दिन से हम दोनों बहनें उसके पीछे पड़ गईं। रसवंती दिमागी तौर पर कमज़ोर थी। हम उसके दिमाग में आने जाने लगे। फरहाद अक्सर उसके पास आता था और उसके ज़रिए सोनिया, पारस और अली तैमूर को अपने फरहाद होने का यकीन दिलाता था, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। नौबत यहाँ तक पहुंची कि दोनों गैरतमंद बेटे उसे अपनी माँ के करीब बर्दाश्त न कर सके, उस पर हमला कर बैठे। हमें खुशी हो रही थी कि वो अपने ही बेटों के हाथों जलील हो रहा है। हमें सोनिया की जहानत से बड़ा खौफ आता है। दुनिया वाले जहाँ तक सोच नहीं सकते, वो वहाँ से सोचकर आगे निकल जाती है। उसने फरहाद के कपड़े उतरवा कर उससे वर्जिश कराई, उसे पंजों के बल उछलते रहने को कहा, फिर उसके पसीने की बू से उसे पहचान लिया। पारस और अली तैमूर के सामने तस्दीक कर दी कि उनका बाप फरहाद अली तैमूर है।
सच बात तो यह है कि फरहाद की तरह सोनिया भी हमें खटकने लगी। वह फरहाद को शनाख्त करके हमारे बाप के मिशन को नाकाम बना रही थी। फिलहाल ये बात इत्मीनान बख्श थी कि वो भी बाबा जानी की सच्चाई पर हरफ नहीं आने देना चाहती। तीनों ने यह अहद किया था कि बाबा जानी के बयान के मुताबिक जो फरहाद मर चुका है वह मुर्दा ही रहेगा और फरहाद ब्रायन वुल्फ के नाम से मुखातिब किया जाएगा। इन हालात में अगर कोई बाबा जानी से पूछ लेता क्या फरहाद जिंदा है तो वो झूठ ना बोलते, क्योंकि फरहाद के वादे के मुताबिक पहले बयान में सच्चे थे और अब उसकी वादा खिलाफी के मुताबिक दूसरे बयान में झूठ नहीं बोल सकते थे। लेकिन खुदा को यह मंजूर नहीं था कि वो दुनिया वालों के सामने दूसरा बयान दे, इसलिए उनका बुलावा आ गया। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके इंतकाल पर हम बहनों ने जो आंसू बहाए वो एक अलग बात है, मगर उनकी दायमी जुदाई ने इस फैसले को और पुख्ता कर दिया कि हम फरहाद को जाहिर होने नहीं देंगे। अपने बाप का मिशन पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए फरहाद और सोनिया से दुश्मनी क्यों ना मोल लेनी पड़े। सुल्ताना ने मुझसे कहा किसी तरह फरहाद के दिमाग में जगह मिल जाए तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने कहा हमारे बाबा जानी भी फरहाद के दिमाग में पहुंच सकते थे। उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर या रूहानी अमल के जरिए असर लाकर उसे दीनी फ़राइज़ की तरफ माइल कर सकते थे। लेकिन इस्लाम में किसी को जबरन माइल करने की इजाज़त नहीं है। मैं उसे जबरन फरिश्ता नहीं बनाना चाहती, लेकिन उसके दिमाग में जगह मिल जाए तो उसकी तमाम मसरूफियात का इल्म होता रहेगा और हम उसे दुनिया वालों पर जाहिर होने से रोकते रहेंगे। मैं भी यही चाहती थी और हमारी ये ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ रहा था। फरहाद अपनी आशिक मिजाजी से मजबूर था। जीना नामी एक ऐसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया जो हर रात 10 बजे लड़का बन जाया करती थी। दुश्मनों ने तनवीमी अमल के जरिए उसे आधी लड़की और आधा लड़का बनाकर अजीब सी कशिश पैदा कर दी थी। फरहाद उसका दीवाना हो गया था। वो अक्सर ऐसे ही हालात में नुकसान उठाता है। वो दीवानगी में भूल गया कि पास्कल जीना के जरिए खतरनाक हमला कर सकता है। बहरहाल दुश्मन ने हमला किया। जीना के जरिए उसके दिमाग को कमज़ोर बनाकर उसके अंदर जल्जले पैदा कर दिए। पूरी तरह उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर बोला, अब मैं तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाकर रखूंगा। अब कोई तुम्हें मेरा गुलाम बनने से रोक नहीं सकेगा। उसका दावा अपनी जगह दुरुस्त था। कोई उसे बचाने के लिए उसके दिमाग में दिफाई मोर्चा नहीं बना सकता था और हम बहनों के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। हमें खातिरख्वाह मौका मिल गया था। जब पास्कल ने उस पर तनवीमी अमल शुरू किया तो हमने दिफाई मोर्चा बना लिया, उसके तनवीमी अमल को बेअसर कर दिया। वो अपने तौर पर मुतमईन होकर फरहाद को तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ गया। ऐसे वक्त मैंने उसके दिमाग में हंसते हुए कहा, एक तवील इंतज़ार के बाद काबू में आए हो। मैं छुप छुप कर 1000 जतन करती रही कि किसी तरह थोड़ी देर के लिए तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाए और मैं उसकी मालिक बन जाऊं, मगर तुम फौलाद हो। तुम्हें तोड़ना मेरे बस में नहीं था और मैं तुम्हें तोड़ना नहीं अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ। उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ जादू भरी है, कौन हो तुम? मुझे फांसने के हथकंडे ना आजमाओ। मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, मगर महकूम बनाकर हाकिम बनने का ख्याल दिल से निकाल दो और मेरे मामूल बनने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मुती और फरमा बरदार बनाने लगी। सुल्ताना भी उसके दिमाग में मौजूद थी। मैंने उसके जहन में यह नक्श किया कि वो मेरी और सुल्ताना की सोच की लहरों को कभी महसूस नहीं करेगा और हर हफ्ते की रात हमारा मामूल बनने के लिए खुद को हमारे तनवीमी अमल के सुपुर्द कर दिया करेगा। हम बहनों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। हमने तय कर लिया कि ऐसे आशिक मिजाज के साथ माशूक बनकर चक्कर चलाएंगे, लेकिन अपनी आबरू पर और मरहूम बाबा जानी की गैरत पर आंच नहीं आने देंगी। वैसे मेरे अंदर अंदेशा था कि फरहाद से झूठा रोमांस करते करते कहीं सच्चे इश्क में मुब्तला ना हो जाऊं। मैंने कहा, सुल्ताना, मैं फरहाद से सच्चा तो क्या झूठा इश्क भी नहीं करूंगी। ये मेरे मजाज के खिलाफ है। अपने मकासद के हसूल के लिए बाज़ औक़ात मजाज के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। इश्क मैं करूंगी, लेकिन ज़रूरत के वक्त तुम काम आती रहोगी। उधर फरहाद परेशान हो गया। मैं उसकी ज़िंदगी में पहली औरत थी जिसने तनवीमी अमल के ज़रिए उसे अपना मामूल बना लिया था। उसे मुझसे निजात हासिल करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त वो सोनिया से मदद हासिल करना चाहता था। सुल्ताना ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारी निजात दहिंदा भी मुझे तुम्हारे दिमाग से नहीं निकाल सकेगी। उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो शरारत से बोली, तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी सांस तक अपना बनाए रखूंगी। मैं तुम्हें पसंद करूं या ना करूं, तुम जबरन अपना बना कर रखोगी। वो बड़े रोमांटिक लहजे में बोली, तुम मुझे सिर्फ पसंद ही नहीं करोगे बल्कि मेरे दीवाने हो जाओगे। मैंने अपने हुस्न को, अपने जिस्म जान को तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। इसमें से एक तिनका भी खर्च नहीं किया है। इधर मैंने सुल्ताना के बाजू में एक चुटकी लेकर कहा, तुझे ऐसी बेहयाई की बातें करते शर्म नहीं आती? वो बोली, लोहा लोहे को काटता है। मैं बेहया को बेहयाई से ज़िबा करूंगी। ज़रा देखती जाओ मैं इसे कैसा चक्कर देती हूँ। उधर फरहाद ने पूछा, क्या तनवीमी अमल के सहारे मुझे मोहब्बत पर मजबूर करोगी? हरगिज़ नहीं। तुम मुझे देखकर खुद ही दीवाने हो जाओगे, मुझे अपनी तन्हाई में बुलाओगे। अगर मैंने ऐसा ना किया और तुमसे दामन बचा लिया तो? अगर तुम मेरे सामने आकर मेरे साथ कुछ वक्त गुजार कर साबित कदम रहे, मुझसे मोहब्बत ना की और मुझे अपनी तन्हाई में नहीं ले गए, तो मैं तुम्हारे दिमाग से अपना तनवीमी अमल ख़त्म कर दूंगी। उसने चैलेंज कबूल किया।
हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ था कि हम में से कोई उसकी तन्हाई में चली जाती। सुल्ताना ने पेरिस की एक बाजारी औरत को टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया। उसे फरहाद की ख्वाबगाह में भेज दिया। वो नींद में था। मैंने उसे बेदार किया तो उसने ख्वाबगाह में एक हसीन औरत को देखा। सुल्ताना ने उस हसीना की जुबान से कहा, ये मैं हूं, बताओ कैसी हूं। वह सहरज़दा होकर बोला, तुम्हारा हुस्न तौबा को तोड़ने वाला और जवानी अज़ाइम को तोड़ने फोड़ने वाली है। मैं बोली, मैं इखलाकी कमज़ोरी हूं, मुझे ठुकरा दो। वो आशिकाना अंदाज में बोला, मैं मौत के अंधेरे से तुम्हारे लिए लौट कर आया हूं, तुम्हें ठुकरा नहीं सकता। वो हसीना उसे बेडरूम में छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई। वो भी वहां से दूसरे कमरे में आया। फिर आवाज़ दी, जीना। सुल्ताना ने उस हसीना की जुबान से जीना की आवाज़ में कहा, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरे पास ना आना। जब तुम सो रहे थे तो वो औरत मुझे नींद की हालत में चलाती हुई कॉटेज के बाहर ले गई थी। मैं नहीं जानती अभी मैं कहाँ हूँ। वहाँ अंधेरा था। यकबार की बिजली आई तो फरहाद ने हैरानी से देखा। वो दरअसल वो नहीं थी, बल्कि वो थी, वो जिसे अपने बेडरूम में देखा था। रात थी, खामोशी थी, काफराना अदाएं अज़ाइम को तोड़ रही थी। जवानी राइफल से निकली हुई गोली की तरह ठाएं से दिल को लग रही थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो जज्बात के धारे में बह गया। सुल्ताना ने साबित कर दिया कि वो फितरतन अय्याश है। उसने दावा किया था कि मैं उसकी तन्हाई में आऊंगी तो वो साबित कदम रहेगा कि वो अय्याश नहीं है। मैं उसकी तन्हाई में नहीं गई, कोई और गई। चैलेंज के मुताबिक कोई औरत ही गई और वो शर्त हार गया। अब वो मुझसे नहीं कह सकता था कि मैं उसके दिमाग से चली जाऊं और अपना तनवीमी अमल ख़त्म कर दूं, लेकिन वो हमेशा से आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने वाला मेरी पाबंदियों में नहीं रह सकता था। उसने सोनिया को तमाम रुदात सुनाई, उससे मदद तलब की। सोनिया ने कहा, तुम्हारे बयान से जाहिर है तुम्हारे दिमाग में आने वाली दुश्मन नहीं है। उसमें ज़रा भी खुदगर्जी होती तो वो कहती कि तुम्हें उसके साथ किसी वीराने में रहकर इबादत से भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पास तन मन सब कुछ हार चुकी है। लेकिन वो तुम्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर रही है। सिर्फ शेख अल फारिस मरहूम के बयान की सच्चाई को कायम रखना चाहती है कि गुनाहगार फरहाद मर चुका है, लेकिन तुम शैतान की तरह जिंदा रहना चाहते हो। तुम उस औरत की अजमत को तस्लीम नहीं करोगे, लेकिन मैं उसकी अजमत को सलाम करती हूँ। सोने की जहानत और मोहब्बत भरी बातें सुनकर हम दोनों बहनों के दिल खुशी से भर गए। वो सचमुच दिलों को फतह करने वाली औरत है। चश्मे ज़दन में दिमाग से तमाम कदूरतें मिटाकर अपने लिए मोहब्बत भर देती है। फरहाद ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? उसने जवाब दिया, मैं जिस औरत की अजमत को सलाम कर चुकी हूँ उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी। जब वो कहती है तुम आज़ाद हो, जीना को अपनी शरीक हयात बना सकते हो, शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें दुनिया वालों से दूर किसी वीराने में रहना होगा, ताकि तुम कभी इत्तफाक से भी फरहाद की हैसियत से पहचाने ना जा सको। तो तुम्हें एतराज़ क्या है? उसने जवाब दिया, मैं वीराने में एक आबिद और जाहिद की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन जीना ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जीना क्या, कोई औरत भी वीराने में नहीं रहना चाहेगी। सोनिया ने कहा, मोहब्बत करने वाली औरत अपने मर्द के साथ वीराने में तो क्या, जहन्नुम में भी ज़िंदगी गुजार लेती है। मेरा दावा है जो औरत तुम्हें शेख मरहूम की राह पर लगाना चाहती है वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ वीराने में रहेगी, लेकिन तुम खुद रहना नहीं चाहते, क्योंकि वीराने में तुम्हारे मतलब की तितलियां नहीं मिलेंगी। तुम्हें एक ही से गुजारा करना होगा। फरहाद उससे नाराज़ हो गया। उससे फरहाद का कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं था, लेकिन वो सोनिया का महबूब था। मैं नहीं चाहती थी कि सोनिया जैसी महबूब हस्ती का फरहाद मुखालिफ हो जाए। मैंने जज्बाती होकर कहा कि उसके दिमाग से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तब सोनिया ने मुझसे कहा, मेरे दिमाग में आओ, मैं दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं पहली बार सोनिया के दिमाग में आई। अपनी बेनतहा मुसरतों का इजहार करने लगी। उसे बताया कि मैं शेख अल फारिस मरहूम की बेटी हूँ। मेरी एक हमशक्ल बहन सुल्ताना भी उसके दिमाग में है। हम दोनों बारी बारी अपनी दास्तान सुनाती रहीं। वो हैरान होकर बोली, तुम दोनों शेख अल फारिस मरहूम की बेटियां हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुम्हें उनके बयान की सच्चाई को बहाल रखने के लिए जो करना चाहिए वो कर रही हो। मैं भी यही करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। तुम दोनों उस पर जबर कर रही हो। मैं जबर के बगैर उसे गुमनाम रहने और गुनाहों से बाज आ जाने पर मजबूर कर दूंगी। हमें यकीन है तुम कुछ भी कर सकती हो, नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हो। उसने हमें समझाया, हमें बार बार फरहाद के दिमाग में नहीं जाना चाहिए। इसके बरक्स जीना के दिमाग में रहकर पहले उसका ब्रेन वॉश करना चाहिए। ब्रेन वॉशिंग का पहला फ़ायदा तो ये है कि मास्कमैन के तनवीमी अमल जाने वालों ने जो जहर उसके अंदर भरा है वो सब निकल जाएगा। तुम बहनों के अमल से उसकी आवाज़ और लहजा बदल जाएगा। इस तरह पास्कल उसे कभी ट्रैप नहीं कर सकेगा। तुम उसके दिमाग में दुनियावी आसाइशों से बेजारी पैदा करोगी तो वह फरहाद को वीराने में रहने पर मजबूर करेगी। सुल्ताना ने खुश होकर कहा, इसे सही मायनों में जहानत कहते हैं। इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आई कि जीना से सच्चा इश्क करने वाले को हम जीना के जरिए ही किसी वीराने में भेज सकते हैं। मैंने कहा, उसका इश्क सच्चा होगा तो वह ज़रूर जीना के साथ कहीं दूर चला जाएगा, वरना अपनी फितरत के मुताबिक नए इश्क के लिए फिर दुनियावी हंगामों की तरफ चलाएगा। सोनिया ने कहा, मेरी प्लानिंग के मुताबिक फरहाद कोई नया इश्क नहीं करेगा और ना ही जीना से कभी पीछा छुड़ा सकेगा। जब वो उसे बेजार होगा तो तुम उसे नई हसीना के रूप में पेश करोगी। औरत बाहर से मुख्तलिफ होती है, अंदर से तो वही होती है जैसी सब हुआ करती हैं।
जीना हर बार मुख्तलिफ औरत बनकर उसके पास रहा करेगी और ये तुम्हारी टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म के जरिए हुआ करेगा। सोनिया ने बड़ी उम्दा तदबीर बताई थी। इस तरह हम फरहाद को यह सबक सिखा सकते थे कि औरत एक ही होती है, ऊपर से उसका रंग रूप बदलता रहता है। जीना फौज के अंडरग्राउंड सेल में थी। हमने सोनिया के मशवरे के मुताबिक उसका ब्रेन वॉश किया। उसके जहन से पिछली जिंदगी, उसकी आवाज़ और उसका लहजा सब कुछ गुम कर दिया। उसके दिमाग में यह नक्श कर दिया कि वो इंसानी आबादियों से दूर किसी वीराने में अपने महबूब के साथ रहा करेगी। सोनिया ने फरहाद से कह दिया कि उसने प्रिंस डैगर के जरिए जीना का ब्रेन वॉश कराया है। फरहाद जीना से 4 दिन की जुदाई के बाद फौजी अस्पताल गया। वहां वो अपने आप को भुलाए बैठी थी। उसने फरहाद को नहीं पहचाना क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा तब्दील करा चुका था। चेहरा तब्दील ना होता तब भी वो उसे ना पहचानती। वो उसे कार में बिठाकर कॉटेज की तरफ ले जाने लगा। जीना को भूख लग रही थी। वो एक होटल में गए। ऐसे वक्त तो सुल्ताना को शरारत सूझी। रात के 10 बज रहे थे। उसने जीना के दिमाग पर कब्जा जमाकर लड़की से खुद को लड़का समझने पर मजबूर किया। फरहाद के लिए एक मसला पैदा कर दिया। फरहाद ने उसके लिए लड़के का लिबास मुहैया किया, उसे कॉटेज में लाया। वह हैरान था कि दिमाग से पिछली जिंदगी मिट गई है। लड़की से लड़का बनने वाली बात कैसे याद रह गई। उसकी समझ में यही आया कि उसे हिप्नोटिज्म के जरिए ऐसा नहीं बनाया गया था, बल्कि वो कुदरती तौर पर आधी लड़की और आधा लड़का है। सुल्ताना ने दूसरी शरारत यह की कि फरहाद जब जीना को गले लगा रहा था तब उसने जीना के जरिए मेरी हंसी सुनाई। वह चौंक गया, जीना को शुबे की नज़र से देखने लगा। इससे शरारत का मकसद यह था कि वह उलझता जाए और समझता जाए कि औरत ये है, वो है या कोई और है। आखिर औरत है, सिर्फ उसकी सूरत, आवाज़ और लहजा बदला हुआ होगा। सुल्ताना ने एक बार फिर लहजा बदलकर उसे चौंकाया। जीना बातों के दौरान एक फिक्रा मेरी आवाज़ में बोल गई। फरहाद ने झपटकर उसकी गर्दन दबोच ली। उसे शुबा हुआ था कि मैं उसे धोखा देने के लिए जीना के रूप में आई हूं। उसने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी। जीना को अच्छी तरह टटोल कर देखा तो यकीन हो गया कि वो मेकअप में नहीं है। हकीकतन उसकी दिलनवाज महबूबा जीना ही है। वो बेचारी खौफजदा हो गई। फरहाद को दरिंदा समझकर करीब नहीं जाना चाहती थी। फरहाद ने उसे मोहब्बत से और ख्यालख्वानी से अपने पास बुलाकर अपनी दानिस्त में उसे टेलीपैथी के जरिए सुला दिया। वो सो गई, फिर फरहाद भी सो गया। लेकिन मैं बेदार हूं। मैंने आंखें खोल दी हैं। मेरा सर फरहाद के बाजू पर है क्योंकि मैं जीना के सर में हूं। मैं बड़ी आस्तगी से उठकर बैठ गई हूं। जीना के अंदर चलती हुई मेज़ के पास आ रही हूं और एक कुर्सी पर बैठकर अपनी दास्तान लिख रही हूं। पता नहीं कितना वक्त गुजर चुका है। फरहाद नींद से बेदार हो गया है, इसलिए मैं अपनी दास्तान यहां ख़त्म करती हूं। वो आ रहा है अपनी दास्तान जारी रखने के लिए। मैं उठकर बैठ गया। आंखें मलते हुए देखा, जीना एक मेज़ के पास बैठी कुछ लिख रही थी। अभी सुबह नहीं हुई थी, पता नहीं वो कब से लिख रही थी। मैं बिस्तर से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया। उसे मुखातिब नहीं किया, पीछे खड़े रहकर मेज़ पर कागजात का अंबार देखा। फिर उन कागजात पर उसकी तहरीर देखकर हैरान रह गया क्योंकि वह अरबी ज़ुबान में लिख रही थी, जबकि अरबी ज़ुबान बिल्कुल नहीं जानती थी। मैंने उसे मुखातिब किया, जीना। उसने सर घुमाकर मुझे देखा। मैंने हैरानी से पूछा, तुम अरबी ज़ुबान लिख रही हो? वो बोली, ये जीना नहीं लिख रही, मैं लिख रही हूँ। क्या बकवास है, तुम जीना और कहती हो जीना नहीं लिख रही है। मेरे महबूब समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी जीना ज़रूर हूँ, मगर ये मैं नहीं, वो लिख रही है। मैंने जीना की कलाई पकड़ ली, फिर उसकी पेशानी को देखते हुए पूछा, अच्छा तो तुम इसके अंदर हो। इस बेचारी से ढेर सारी कागजात पर क्या लिखवा रही हो? मैंने जीना की ज़ुबान से कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। इन कागजात पर मेरी दास्तान हयात लिखी हुई है, सुनना चाहो तो सुनो। वो तमाम कागजात को तरतीब से रखकर अरबी में पढ़ने और उसका तर्जुमा सुनाने लगी। मैं शायद ना सुनता, लेकिन दास्तान की इब्तदा में यह सुनकर चौंक गया कि वो शेख अल फारिस मरहूम की बेटी है। क्या आप भी चौंक गए थे? प्लीज़ ज़रा दम लें। अगली सत्रों में सोनिया, लैला और सुल्ताना की प्लानिंग का कबाड़ा करने वाला हूँ। वो मज़ीद चौंका देने वाला मरहला होगा। मैं उसे क्या समझ रहा था और वो क्या निकली। मुझे रफ्ता रफ्ता यकीन हो रहा था कि वो मेरे दुश्मनों से ताल्लुक़ रखती है। अभी वो मुझे अपना असीर बना रही है, जब मुझसे दिल भर जाएगा तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देगी। दूसरा ख्याल ये था कि वो शेख अल फारिस मरहूम की एक अकीदतमंद है, मरहूम के मुतय्यन किए हुए रास्ते पर मुझे चलाना चाहती है, लेकिन नेक इरादा रखने के बावजूद एक सस्ती औरत है और अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरी तन्हाई में आती है। लेकिन वो मेरे अंदाजे के खिलाफ बहुत ज़्यादा मोतबर और मुकद्दस साबित हुई। वो जज्बाती और अपने जिस्म को सस्ता करने वाली औरत नहीं थी। शेख अल फारिस मरहूम की साहबजादियों के मुतल्लिक ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उनकी तालीम और तरबियत ने उन्हें नफ्स पर काबू पाना सिखाया था। उन्हें तमाम ख्वाहिशात को अपने ताबे रखने के सिलसिले में इतनी महारत थी कि आज तक उनकी पारसाई पर हरफ नहीं आया। किसी ने उनके बदन पर एक उंगली भी नहीं रखी। लैला ने या सुल्ताना ने मेरी तन्हाई में आने का जो ड्रामा किया था वो महज ड्रामा था। उनकी जगह एक बाजारी औरत मेरे पास आई थी। उन्हें ऐसी हरकत इसलिए करनी पड़ी कि मैंने चैलेंज किया था। अगरचे आशिक मजाज हूं, लेकिन वो मेरी ख्वाबगाह में आएगी तो मैं हवस का गुलाम नहीं बनूंगा। और उसने कहा था, तुम साबित कदम रहे और मुझे हाथ ना लगाया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग से चली जाऊंगी।
लेकिन लैला बहुत दूर की चीज़ है। मैं एक बाजारी औरत को देखकर बहक गया था, शर्त हार गया था। इसलिए उसने मुस्तकिल मेरे दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। उसकी दास्तान सुनने के बाद मैं जीना के सामने गुमसुम बैठा रहा, क्योंकि वो जीना के अंदर मौजूद थी। मेरा सर झुक गया था, इसलिए नहीं कि वीराने में जाकर रिहाइश इख्तियार करने के मशवरे को तस्लीम कर रहा था। ये तो मुझसे कभी नहीं होगा। मेरा सर दो बातों से झुक गया था। एक तो ये कि वो एक अजीम बुजुर्ग और आलम दीन और अल्लाह वाले की बेटी थी, और दूसरी बात यह कि वो निहायत पारसा थी। कोई शिकारी उसे शिकार नहीं कर सकता था। ऐसी औरत की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन बुरा हो मर्दाना जहनियत का, ऐसी औरत और शिद्दत से दिमाग में चुभने लगती है। यह आरजू पैदा होती है कि जो किसी को नहीं मिलती वो हमें मिल जाए। उसने दास्तान सुनाने के बाद चंद अहम बातें छुपा ली थीं। मसलन ये नहीं बताया कि उसने तनवीमी अमल के जरिए जीना के अंदर वीराने में रहने की ख्वाहिश पैदा कर दी है, और यह भी नहीं बताया कि मैं कभी जीना से बेजार हो जाऊंगा तो वो सोनिया के मशवरे के मुताबिक जीना का चेहरा बदलकर नए रूप में और नए अंदाज में फिर उसे मेरी जिंदगी में दाखिल कर देगी। यानी ये औरतें मुझे किसी नए गुनाह का मुर्तकिब नहीं होने देंगी, और किसी नए शिकार होने वाली की इज्जत भी मुझसे महफूज रहेगी। बड़े नेक इरादे थे, बड़ी उम्दा प्लानिंग थी। मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं इश्क के नाम पर गुनाह करता हूँ। अगरचे मैंने कभी किसी पर जबर नहीं किया, कभी टेलीपैथी के जरिए किसी को अपनी तन्हाई में आने पर मजबूर नहीं किया। आने वालियां खुद अपनी मर्जी से चलकर आईं, फिर भी ये गुनाह है। हम अपनी खूबरूई, अपनी मर्दानगी और एक के बाद दूसरी हसीना को फतह करने के जोम में इसे गुनाह समझने से इनकार कर दें, तब भी ये गुनाह ही है। गुनाहगार की एक पहचान यह है कि वो बूढ़ा होकर भी गुनाह को गुनाह नहीं समझता, बल्कि खुद को बूढ़ा भी नहीं समझता। मैं जिस्मानी और दिमागी तौर पर तवाना और तंदुरुस्त हूँ। मुझ जैसों को बूढ़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्र के एतबार से मेरे बेटे जवान हो चुके हैं। उनके हवाले से मैं बुजुर्ग हूँ। अब मुझे एक मोहतात और मुहज्जब जिंदगी गुजारनी चाहिए, या अगर मैं मुहज्जब होने का दावा करता हूँ तो मुझे अंदर छुपी हुई थोड़ी बहुत गलाजत को बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। आदमी अपनी अकल से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन उम्र तब्दील नहीं कर सकता। मैं बचपन में जवान नहीं हो सकता और जवानी में बूढ़ा नहीं बन सकता, और बुढ़ापे में जवानी वापस नहीं ला सकता। जब वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे अपनी उम्र के मुताबिक अपने मजाज को, अपने अमाल को बदलना चाहिए। देखा जाए तो मैं लैला और सुल्ताना की प्लानिंग से पहले खुद को बदल चुका था। यह फैसला कर चुका था कि जीना के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारूंगा। पहले एक की मौजूदगी में दूसरी आ जाती थी, अब जीना के जीते जी कोई नहीं आएगी। इस फैसले के साथ ही मुझे अपने दिमाग में उसकी आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस फैसले पर आखिरी सांस तक कायम रहोगे तो मैं तुम्हारे किसी मामले में मुदाखलत नहीं करूंगी। मैंने पूछा, तुम कौन हो, लैला या सुल्ताना? क्या फ़र्क पड़ता है, हम बहनों में से कोई भी हो सकती है। वैसे मैं लैला हूँ। तुम एक बार नाराज़ होकर गई थी, क्या मेरे दिमाग में कभी नहीं आओगी? ऐसे वक्त सोनिया ने तुम्हें अपने पास बुलाया था। मालूम होता है तुम औरतों के दरमियान कोई खिचड़ी पकी है, इसलिए तुम मेरे दिमाग में आने लगी हो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, ये मालूम करके दुख पहुंचा था कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो। क्या मेरे दिमाग में चुपके से आकर रहना दुश्मनी नहीं है? नहीं, ये दोस्ती है। दुश्मनी करने से दुश्मनी होती है। क्या तुम समझते हो मुझसे पहले कोई और तुम्हारे दिमाग में चुपके से नहीं आता था? हरगिज़ नहीं। मेरा दिमाग बहुत हसास है, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ। लेकिन तुम बुजुर्गाने दीन के रूहानी अमल को महसूस नहीं कर सकते। क्या तुम अपने अमल को रूहानी कह रही हो? मैं बुजुर्गाने दीन की बात कर रही हूँ। इब्तदा में तुम्हें, सोनिया को और रसवंती वगैरह को बाबा साहब के दायरे में जांच पड़ताल के बगैर जगह नहीं दी गई थी। बाबा फरीद वास्ती मरहूम और मेरे बाबा, तुम सबके ख्यालात पढ़ते रहते थे। जब ज़रूरत होती या दुश्मनों की तरफ से कोई अंदेशा होता तो ये बुजुर्ग चुपचाप तुम्हारी छठी हिस्स को बेदार कर देते थे, या तुम्हारी सोच के लहजों में तुम्हें बचाव का कोई रास्ता बता दिया करते। मैंने हैरानी से कहा, मैंने इस पहलू से कभी नहीं सोचा। हमारे बुजुर्ग चोरी से मेरे ख्यालात पढ़ते रहे, यह सरासर काबिल एतराज़ है। जो कुछ हुआ सोनिया की रजामंदी से हुआ। उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि सिर्फ टेलीपैथी की ताकत से तुम सुपर ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। किसी वक्त भी बेखबरी में मारे जाओगे। तुम्हारी सलामती के लिए सोनिया ने तुम्हारे चारों तरफ बाबा साहब के इदारे की मजबूत दीवारें खड़ी कर दी। हमारे बुजुर्ग सिर्फ उसी के ख्यालात पढ़ते हैं जो इदारे से पायदार ताल्लुक़ रखता है। बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने पहली बार तुम्हारे ख्यालात पढ़ने के बाद साफ तौर से कह दिया था कि तुम्हारे अंदर गुनाह की आलूदगी है और तुम उनके असूलों के पाबंद नहीं रहोगे, हमेशा बेलगाम रहा करोगे। लिहाजा तुम्हें इदारे के अंदर रिहाइश की इजाज़त ना दी जाए। अगर किसी मजबूरी या ज़रूरत के तहत आओगे तो इदारे में ज़्यादा दिनों तक क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरी तौहीन होती रही और मुझे खबर ना हुई। गुनाहगार की ज़िंदगी का हर लम्हा तौहीन से भरपूर होता है, लेकिन वो इस हकीकत को समझना नहीं चाहता, जैसा कि तुम अब भी समझने से इनकार कर रहे हो। क्या इस हकीकत से भी इनकार करोगे कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान आज तक बाबा साहब के इदारे की वजह से महफूज है? मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरे चोर ख्यालात पढ़ने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। कभी तुम्हारी लाइल्मी में दुश्मनों ने तुम पर हमला तो किया होगा। मैं मर जाऊंगा, मुझे आज़ादी की वो मौत पसंद है। दुश्मन तुम्हें जिंदा रखकर किसी मुसीबत में मुब्तला कर सकते हैं। सोनिया और रसवंती को, तुम्हारे बेटों को मजबूर कर सकते हैं।
तुम्हें रिहा करने की शर्त मानकर बाबा साहब के इदारे के खुफिया राजों का सौदा कर सकती हैं। मेरी फैमिली का कोई मेंबर इस इदारे से गद्दारी नहीं करेगा, ये तुम कह रहे हो। किसी मौके पर तुम्हारी जान बचाने के लिए खून के रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं। तुम्हारी आज़ादी के दो ही रास्ते हैं, एक तो ये कि तुम्हारा पूरा खानदान बाबा साहब के इदारे से कतई ताल्लुक़ कर ले, उस इदारे से हमेशा के लिए निकल जाए। मेरे बीवी बच्चे एहसान फरामोश नहीं है, वो मरते दम तक इस इदारे की खिदमत करते रहेंगे जहां उन्हें नादीदा मुसाइब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। दूसरा रास्ता यह है कि दुनिया वालों से दूर जीना के साथ कहीं चले जाओ, ना किसी के दोस्त बनो ना किसी के दुश्मन। आखिर आ गई अपने मकसद पर। अब ये बात मुझे बुरी नहीं लगेगी क्योंकि तुम शेख अल फारस मरहूम की साहबजादी हो। मैंने उनकी नेक हदायत पर अमल नहीं किया। अब आजमाइश के तौर पर किसी वीराने में जाऊंगा और देखूंगा कि जीना मेरी मोहब्बत की खातिर कितने अरसे तक वहां मेरा साथ देगी। जो औरत साथ ना दे वो जिंदगी की साथी नहीं हो सकती। ऐसी औरत के मुकाबले में एक बुजुर्ग के बयान की सच्चाई को अहमियत देना चाहिए। मैंने थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद कहा, यह बात समझ में आ गई है कि तुम अपने वालिद के नेक मकासद को पूरा करने मेरे पास आती हो। तुम्हारा कोई ज़ाती मकसद या किसी तरह का लालच नहीं है। अगर मैं एक बुजुर्ग के बयान की सच्चाई को कायम रखने के लिए इंसानी आबादी से दूर चला जाऊं तो तुम भी मेरे दिमाग से चली जाओगी। खुदाए बुजुर्ग व बरतर की कसम, जिस लम्हा तुम इंसानी आबादी से दूर जाने के सफ़र का आगाज़ करोगे उसी लम्हे तुम्हारे दिमाग को आज़ाद कर दूंगी। मेरे वालिद मरहूम ने मुझे सच्चाई का दरस दिया है। मैं सच्चाई की कसम खाकर कहती हूँ कि ये देखने भी नहीं आऊँगी कि तुम कहाँ गए हो और क्या कर रहे हो। तुमसे दूर रहकर सोनिया पारस और अली तैमूर के जरिए सिर्फ इतना मालूम करूंगी कि तुम अपने वादे पर कायम हो या नहीं, यानी इतनी सी मालूमात के लिए भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊँगी। अच्छी बात है, मैं फैसला करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं आज ही जीना के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ करूँगा। तो फिर इसी लम्हे से मैं जा रही हूँ। तुम 12 घंटे के अंदर सोनिया को सिर्फ इतना बता देना कि वादे पर अमल कर चुके हो। खुदा हाफिज। जीना बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। कॉटेज में गहरी खामोशी छा गई। मैंने कहा, लैला, तुमने अचानक ही खुदा हाफिज कह दिया। मुझे भी अलविदाई अंदाज में कहने दो कि मैं तुम्हें दुश्मन समझता रहा, लेकिन तुमने कभी दुश्मनी नहीं की। तुम सही मायनों में कालमे दीन की साहिबजादी हो। मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करता रहूँगा और तुम्हें याद करता रहूँगा। यह आखिरी फिक्रा मैंने अपनी फितरत के मुताबिक कहा। वो मेरे दिमाग में कहीं आस्तगी के साथ नक्श हो गई थी। मैंने उसे देखा नहीं था, उसके हुस्न का तज़किरा सुना था और उसकी काबिलियत ने तो बेहद मुतासिर किया था। जो हर लिहाज से काबिल दीद हो और उसके दीदार ना हुए हों, उसे देखने की आरजू दिल में फांस की तरह चुप कर रह जाती है। अभी मैं इस हकीकत को नहीं समझ रहा था क्योंकि जीना मेरे सामने थी। जीना ने आंखें खोलकर देखा, कॉटेज के उस बेडरूम पर एक नज़र डाली, फिर एक हाथ से सर को थाम कर बोली, अभी मुझे कुछ हो गया था। मैंने पूछा, क्या हो गया था? मैं ज़ुबान से बोलती जा रही थी मगर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही हूँ। मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं तुम्हें देख रही थी, लेकिन ऐसे वक्त ये कमरा नहीं था। पता नहीं हम कहाँ थे। मैं उठकर उसके पास आया, उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, तुम अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुकी हो। ये नई ज़िंदगी तुम्हारे लिए अजनबी है। आइंदा ऐसा नहीं होगा जैसा अभी हो चुका है। मुझे इस कॉटेज से डर लगता है। पिछली रात तुम मुझे मार डालना चाहते थे। तुमने मुझसे दुश्मनी भी की और मोहब्बत भी, और अभी मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पास होते हुए भी कहीं गुम हो गई थी। इस कॉटेज में आसेब हैं, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। हम अभी जाएंगे। तुम ज़रूरी सामान पैक करो, मैं पासपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम करूँ। नए सफ़र के लिए अहम कागजात हासिल करना कोई मसला नहीं था। फ्रांस के आला सरकारी अफसरान ने 1 घंटे में हम दोनों के पासपोर्ट और दूसरे ज़रूरी कागजात फराहम कर दिए। मैं 2 घंटे बाद जीना को लेकर पेरिस के लिए रवाना हो गया। अब देखना यह था कि नया सफ़र मुबारक होता है या मुझे नए मसाइल के जहन्नुम में पहुंचाता है।